फ्रेंड स्टार्ट करते हैं NIOS क्लास 10th इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 6 अ टाइगर कम्स टू टाउन सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं। Sometimes a small problem becomes complicated because of a lack of proper information and communication. कभी कभी उचित सूचना और संचार की कमी के कारण एक छोटी सी समस्या जटिल हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी हो जाती है या कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब जानकारी न होने के कारण या कमी होने के कारण। आगे पढ़ते हैं। दिस कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू एन इनकरेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन। यह किसी हालत की गलत समझ के कारण भी हो सकता है। वाई डज इट दिस हैपन्स, ऐसा क्यों होता है? इट कुड बी बिकॉज वी एनालाइज अ सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आवर फिक्स्ड आइडियाज अबाउट इट। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम किसी स्थिति के बारे में अपने निश्चित विचारों के अनुसार उसका विश्लेषण करते हैं। मतलब क्या है कि हमने एक अपना माइंड सेट कर रखा है कि ये ऐसा ही है ना। तो वो माइंड सेट क्या है इस चैप्टर में, कैसे क्या है वो हम पढ़ेंगे। इन पार्ट फर्स्ट में क्या था? अ टाइगर कम्स टू टाउन। उसमें हमने पढ़ा था द पीपल ऑन द स्ट्रीट रन हेल्टर स्केल्टर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द टाइगर इवन दो द टाइगर डज नॉट वेंट टू हार्म एनीवन। टाइगर होम्स टू कम्स टू टाउन में हमने क्या पढ़ा था कि सड़क पर लोग खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। किससे बचाने के लिए? बाघ से बचाने के लिए। भले ही बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तो सिर्फ ऐसे ही आया था। आगे पढ़ते हैं। द टीचर्स इन द स्कूल डू नॉट अलाउ द सर्कस मास्टर टू गो इन टू द रूम टू फेच द टाइगर। क्या है? जो स्कूल के शिक्षक थे, टीचर थे, स्कूल के शिक्षक थे, सर्कस मास्टर जो था उसको बाघ को लाने के लिए कमरे में नहीं जाने देते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड और नो द ट्रू नेचर एंड हैबिट्स ऑफ ए टाइगर। क्योंकि वह बाघ के एक्चुअल स्वरूप, उसका क्या तरीका है, उसकी क्या आदत है, उसको नहीं समझते थे, है ना, नहीं जानते थे। इसकी वजह से पीपल बिलीव दैट टाइगर्स आर फेरोसियस एनिमल्स टू बी फेयर्ड। लोगों का मानना है कि बाघ एक क्रूर जानवर है, मतलब मार डालेगा, ऐसा इस तरह का, जिससे डरना चाहिए, इसलिए वो डरते थे। तो हमने फर्स्ट में क्या देखा था? लोग तितर बितर हो गए थे, यहाँ वहां भाग गए थे अपने आप को बचाने के लिए। तो मास्टर जी, तो स्कूल में हेडमास्टर, वो अपने कमरे में, एक ही कमरे में सबसे ऊपर जाके छिप गए थे, है ना, टेबल के ऊपर चढ़ गए थे उससे बचने के लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज पर। लाइक वाइज इन द लेसन स्नेक बाइट, जैसा कि लेसन हमने स्नेक बाइट में पढ़ा, राजाज कंप्लेंट अबाउट बीइंग स्टंग गेट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन फिक्स्ड आइडियाज। इसी तरह सांप के काटने पाठ में राजा के डंक मारने की शिकायत जटिल हो जाती है कुछ निश्चित विचारों का कारण। विचार क्या था वहां पर कि उसे किसने काटा? सांप ने काटा। जबकि उसे किसने काटा था? बी ने काटा, मधुमक्खी ने काटा था। In part second of story, you will read about what the teacher did next to solve the problem. कहानी के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि समस्या को हल करने के लिए शिक्षक ने आगे क्या किया। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था? शिक्षक डरा हुआ था, मतलब टीचर जी जो थे डरे हुए थे। अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वो उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं हम, आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट सेकेंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू, क्या अबल हो जाएंगे हम? एंजॉय द कंटिन्यूएशन ऑफ स्टोरी अ टाइगर कम्स टाउन। अ टाइगर कम्स टाउन जो स्टोरी थी उसके कंटिन्यूएशन को हम एंजॉय करेंगे, मतलब उसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। चैलेंज कॉमन मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू एनिमल, जानवरों से संबंधित आम मिथक, मिथक होता है ना, मिथ, एक हमारा माइंड सेट कि बस चले आ रहा है तो यही चलेगा। और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम इसमें देखेंगे। राइट एंड अप्रोप्रिएट रिप्लाई टू ए लेटर ऑफ कंप्लेंट, शिकायत पत्र का उचित उत्तर दे सकेंगे हम। कन्वर्ट सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे इसमें, आगे पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। दूसरा, प्रीफिक्स यूज करना सीखेंगे हम। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शंस इफेक्टिवली, संकुचन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखेंगे। कॉन्स्ट्रक्शंस क्या, हम आगे पढ़ेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। इवैल्यूएट अ सिचुएशन फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, विभिन्न दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से
स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। मतलब किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्या चीज़ है, जैसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और डिफरेंट चीज़ें हैं, शेर के लिए, लायन के लिए, टाइगर के लिए, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है। इसी तरह हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन जो है अलग अलग हो सकती है, कुछ की हाँ सेम भी हो सकती है। Identify words in the text by applying their given meanings to the context of the text and आगे पढ़ेंगे पाठ के संदर्भ में दिए गए अर्थों को लागू करके पाठ में शब्दों की पहचान। अब जो भी हम पाठ में लेसन में पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से वर्ड्स मीनिंग्स हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। इनहेंस योर वोकैबुलरी ऑफ एंटोनिम्स, तो वोकैबुलरी मतलब एंटोनिम्स अपोजिट शब्द होते हैं ना, विलोम शब्द, उसको भी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। रिमेंबर मतलब याद रखें, इन पार्ट फर्स्ट ऑफ द स्टोरी अ टाइगर कम्स टू द टाउन, द टाइगर रीच्ड अ स्कूल। हमने क्या पढ़ा था कि टाइगर जो है स्कूल पहुंचता है, एंटर द हेडमास्टर्स रूम एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर टू स्लीप। तो क्या था कि बाघ जो है स्कूल में पहुंचा था, हेडमास्टर के कमरे में घुस गया था और सोने के लिए खुद को फर्श पर फैला दिया था। क्यों? क्योंकि वो रूम ठंडा था। द टीचर लॉक्ड द रूम फ्रॉम आउटसाइड एंड वुड नॉट लेट द सर्कस मास्टर गो इनसाइड टू ब्रिंग द टाइगर आउट डिस्पाइट हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट्स। मतलब क्या था, शिक्षक ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था और जो मास्टर था उसका टाइगर का, उसको बार बार अनुरोध करने के बावजूद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद बाघ को मतलब टाइगर को बाहर ले जाने के लिए सर्कस मास्टर को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। कौन? टीचर साहब। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक नो वन अलाउड हिम टू गो इनटू द रूम, है ना? आपको क्या लगता है कि किसी ने उसे कमरे में जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? वट हैपेंड नेक्स्ट, उसके आगे क्या होता है? द स्टोरी कंटिन्यूज इन दिस लेसन, तो स्टोरी इस लेसन में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेन वाइल मतलब इसी बीच में, आई अवोक आफ्टर अ वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ स्लीप एंड हेयर्ड वॉइसेस आउटसाइड। अब यहाँ पर आई वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? आई मतलब टाइगर। टाइगर क्या है? खुद अपनी स्टोरी बता रहा था ना, तो कहता है कि जब मैं उठा, है ना, एक अच्छी सी नींद लेने के बाद, है ना, तो क्या सुनता है? कुछ बाहर आवाजें सुन रखी, बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। आई लुक्ड अप एंड सॉ द हेडमास्टर कॉरिंग इन द एटिक, मैंने ऊपर देखा और प्रधानाध्यापक को अटारी में दुबके हुए देखा। मतलब अटारी जो वहां पर टेबल था उस पर दुबके हुए थे। आई स्ट्रेच माई सेल्फ एंड रोड फॉर नो पर्टिकुलर रीजन एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट अलाइव, मैंने अपने आप को बढ़ाया और गर्जना की, रोर किया, बिना किसी विशेष कारण के, सिवाय इसके कि मैं जीवित महसूस कर रहा था। ठीक है। द पुअर ह्यूमन बीइंग इन द लॉफ्ट मस्ट हैव ट्रेम्बल्ड एट द मोमेंट, मचान में बैठा बेचारा इंसान इस समय कांप रहा होगा। आई विश्ड टू इट एंड ग्रॉल्ड सॉफ्टली विच मेड हिम मोर नर्वस, मैं आश्वस्त करना चाहता था कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने अपने आप को ऊपर उठाया, अपने फोर लेग मतलब आगे की जो टांगे हैं उसके पैर, उसको कहाँ दीवार पर टिका दिया, खड़ा हो गया और खरोच दिया और धीरे से गुर्राया, जिससे वह अधिक और घबरा गया। आगे पढ़ते हैं। आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड, मैं जान गया कि मेरा जो मास्टर है वो कहाँ आउटसाइड है। आई कुड हेयर हिम से, मैं उन्हें यह कहते हुए सुन सकता था, हाँ सका था या सका था, कुड है मतलब सका। नो वन इज गोइंग टू स्कूल, कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है। यू विल सी द टाइगर कम आउट एंड वॉक ऑफ विद मी, आप देखेंगे कि बाघ बाहर आ रहा है और मेरे साथ चल रहा है। वन ऑफ यू टेक अ लेडर इन एंड हेल्प द हेडमास्टर्स कम डाउन फ्रॉम द एटिक, आप में से कोई एक सीढ़ी ले आए, लेडर ले आएगा और प्रधानाध्यापक जो मास्टर जी थे उनको अटारी से नीचे आने में मदद करेगा। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन, दे आस्क्ड, तो उन्होंने उससे क्या पूछा? क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप बिना हथियारों या सुरक्षा के जैसे ही वैसे ही अंदर जा रहे हैं? मतलब वहां पर टाइगर है तो वो मार सकता है,
तो बिना सुरक्षा बिना हथियार के जा रहे हैं। तो मास्टर ने क्या कहा, मास्टर मतलब टाइगर का मास्टर जो था, यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाँ मैं यकीन करने जा रहा हूँ। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए कोई नहीं, मतलब हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी सेड, चेयरमैन टाइगर कमेटी के थे, उन्होंने क्या कहा, बाय द पावर्स आई हैव बीइंग द सेकंड हनोररी मजिस्ट्रेट आई गिव यू नोटिस दैट यू शैल नॉट ओपन नॉर एंटर दैट रूम। टाइगर कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कहा, दूसरे मानद रजिस्टर होने के नाते, मतलब वहां पर ये क्या थे, मजिस्ट्रेट थे ना, उसके नाते मैं आपको ये नोटिस देता हूँ कि आप उस कमरे को नहीं खोलेंगे और ना ही प्रवेश करेंगे, मतलब वो बंद ही रखेंगे, क्योंकि अगर कमरे को खोला और बाहर टाइगर आया तो हमला कर सकता है, बहुत लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि उनका क्या माइंड सेट था ऐसा। द मास्टर आस्क्ड, वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर, गुरुजी ने मेरे से पूछा, तुम मुझे बाघ के पास जाने से क्यों रोक रहे हो या रोकते हो। They were at a loss to answer. It's unlawful to commit suicide, they said. वे जवाब देने के नुकसान में थे। आत्महत्या करना गैर कानूनी है, उन्होंने कहा। मतलब कहते थे कि अगर हम खोलते हैं तो वो आके मार ही देगा, मतलब खोलना आत्महत्या के बराबर ही तो है, क्योंकि हमें पता है वो टाइगर आएगा मार देगा, एक तरह से आत्महत्या है, ये कहना चाह रहे थे। मे बी सेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा कि हाँ हो सकता है, बट विच सेक्शंस ऑफ द लॉ सेज दैट अ मैन शुड नॉट अप्रोच अ टाइगर, लेकिन कानून की कौन सी धारा कहती है कि एक आदमी को बाघ के पास नहीं जाना चाहिए, ये मास्टर ने कहा। आर नॉट सर्कस पीपल डूइंग इट ऑल द टाइम, क्या सर्कस के लोग हर समय ऐसा नहीं करते हैं। यस रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, बट दैट्स डिफरेंट, हाँ अध्यक्ष ने कमजोर रूप से उत्तर दिया, आराम से धीरे से, लेकिन यह अलग है, मतलब यह सर्कस नहीं है तुम्हारा। आई कैन टेम अ टाइगर, आई कैन टेम अ टाइगर मतलब बाघ को मैं वश में कर सकता हूँ। इट्स आफ्टर ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग, यह मेरे पूरे जीवन के बाद है कि मैं जोखिम उठा रहा हूँ। The chairman was visibly confused and bewildered. In that case, you will have to sign an affidavit absolving us from all responsibilities for your life or death. अध्यक्ष स्पष्ट रूप से भ्रमित और हतप्रभ थे, है ना, ऐसे घबराते हैं ना, वो हतप्रभ थे। उस मामले में आपको आपके जीवन या मृत्यु के लिए सभी जिम्मेदारियों से हमें मुक्त करने वाले एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करना होगा, मतलब साइन करना होगा, हलफनामा बना के उस पर साइन करना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे थे वहां पर कि तुम अपनी जिम्मेदारी लो। ऑल राइट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट, तो ठीक है मुझे कागज का टुकड़ा दो और मुझे बताओ कि क्या लिखना है। ये मास्टर ने किससे कहा, मजिस्ट्रेट से कहा। द मजिस्ट्रेट टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम हिज ब्रीफकेस एंड गेव इट टू माई मास्टर। अब यहाँ पर टाइगर क्या कहते हैं, टाइगर साहब क्या कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने अपने ब्रीफकेस से एक शीट पेपर लिया और मास्टर को दिया, मेरे मास्टर को। माई मास्टर रोड द चेयरमैन डिक्टेशन, जो जो चेयरमैन बोल रहे थे वही उन्होंने लिख दिया। एब्सॉल्विंग एवरीवन देयर फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया और टिप्पणी के साथ वापस कर दिया। ही साइंड द डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न इट विद द कमेंट, ये हो गया। आई हैव साइंड इट जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मजिस्ट्रेसी, मतलब आप जो मजिस्ट्रेट हो ना उसके सम्मान करने के लिए मैंने हस्ताक्षर किया है। ऑल्दो आई एम कन्विंस्ड इट्स अनकॉल्ड फॉर एंड irrelevant you are exercising unnecessary authority, मैंने मैंने इसे केवल आपकी मजिस्ट्रेसी का सम्मान करने, मतलब आप मजिस्ट्रेट सम्मान के लिए हस्ताक्षर किया है, हालांकि मतलब ऑल्दो मुझे विश्वास है कि यह अनावश्यक है, अनावश्यक मतलब कोई जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, और अप्रासंगिक है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई सार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कह सकते हो आप समझने के लिए। आप अनावश्यक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आपके पास जो पावर है ना उसका अननेसेसरी यूज कर रहे हो।
द चेयरमैन लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट, चेयरमैन था, उसने डॉक्यूमेंट पर देखा और कहा, सेड स्टॉप, वेट, रुको, है ना, इंतजार करो, टेल मी व्हाट इज इट दैट यू हैव रिटन हेयर, मतलब यहाँ पर तुमने क्या लिखा है। ओनली व्हाट यू हैव डिक्टेटेड, मतलब ये वही लिखा है जो आपने डिक्टेट किया था, जो बोला था। इन ए लैंग्वेज वी डोंट नो आई कैंट एक्सेप्ट इट, जिस भाषा में हम जानते हैं मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आगे पढ़ते हैं। इट्स इन संस्कृत, मतलब उन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ था। इन विच आवर स्क्रिप्चर्स आर रिटन, मतलब क्या है, यह हमारे जो शास्त्र हैं वहां पर लिखे होते हैं, जो हमारे देवताओं की भाषा है ये, है ना, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स है, उसमें लिखा हुआ है हमने। आई राइट ओनली संस्कृत, मैं सिर्फ संस्कृत में लिखता हूँ। ऑल्दो, हालांकि, आई नो 10 अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जापानीज, हालांकि मैं जापानी सहित 10 अन्य भाषाएं जानता हूँ। विदाउट फर्दर अडो ही पुट द की इनटू द लॉक ऑफ द हेडमास्टर्स रूम, बिना कुछ देर किए उसने प्रधानाध्यापक के कमरे के जो ताले की चाबी थी वहां पर डाल दी। लेट्स गो नाउ सेड माई मास्टर, मेरे मास्टर ने कहा अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं। यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें यह समझना होगा, अवश्य समझना होगा, दैट ह्यूमन बींग्स फॉर ऑल देयर ब्लस्टर आर टिमिड क्रिएचर, क्या समझना होगा कि मनुष्य, क्योंकि उनके सभी झुंझलाहट, मतलब जो भी मनुष्य है वो डरपोक प्राणी है ना, टिमिड क्रिएचर हैं। दे आर लाइकली टू पैनिक व्हेन दे सी यू, वे जब वे आपको देखे होंगे तो उन्हें घबराने की संभावना है, मतलब वो ज्यादा घबराने की हालत में होते हैं और घबराते भी हैं। तो ये तो टाइगर ने पहले ही देख लिया था। डोंट लुक एट देम, मतलब उनको उनको मत देखो। दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड, मन की शांति बनाए रखने की यही एक तरीका है, मन का शांति बनाए रखने का यही तरीका है। आर के नारायण लिखा था। आगे चलते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को समझते हैं। 6.2.1 पार्ट 1, मैन वाइल आई अवोक आफ्टर अ वेरी गुड स्लीप, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था ना कि इसी बीच जब अच्छी नींद से जब मैं जगा था, उसके बाद कहाँ तक, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ और डेथ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर लाइफ और डेथ तक यहाँ पर हमें पढ़ना है, उसके बारे में कह रहे हैं। इन दिस पार्ट ऑफ स्टोरी द टाइगर वेक अप एंड स्ट्रेस हिमसेल्फ, द हेडमास्टर हु हैज बीन सिटिंग इन द लॉफ्ट ऑल दिस टाइम इज फ्राइटेंड टू सी द टाइगर अवेक, कहानी के इस भाग में बाघ जागता है, अपने आप को फैलाता है, मतलब चौड़ा करता है। इतने समय में मचान में बैठा, इतने समय से मचान में बैठा प्रधानाध्यापक बाघ को जागता देख डर जाता है। द टाइगर वॉन्ट्स टू टेल हिम दैट इज नॉट गोइंग टू हार्म हिम बट ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद टू हिम, तो बाघ उसे बताना चाहता है कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह उसे यह बात नहीं बता सकता, क्योंकि टाइगर कैसे बताएगा, लैंग्वेज तो डिफरेंट है। द टाइगर हियर्स द हिज मास्टर बेगिंग द टीचर्स टू अलाउ हिम टू एंटर द हेडमास्टर्स रूम टू फेच द टाइगर, तो बाघ अपने मालिक को शिक्षकों से भीख मांगते हुए सुनता है कि वह उसे बाघ को लाने के लिए प्रधानाध्यापक के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दें। The teachers do not want him to go in without arms, so some sort of protections शिक्षक नहीं चाहते थे कि वह बिना हथियार या किसी प्रकार की सुरक्षा के अंदर जाए। The teachers call the magistrate to stop. Teachers call the magistrate to stop the circus master from going into the headmaster's room. सर्कस मास्टर को हेडमास्टर के कमरे में आने से या जाने से रोकने के लिए शिक्षक मजिस्ट्रेट को बुलाते हैं। द टीचर कॉल द मजिस्ट्रेट टू स्टॉप द सर्कस मास्टर फ्रॉम गोइंग इनटू द हेडमास्टर्स रूम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मजिस्ट्रेट फॉरबिड्स द सर्कस मास्टर फ्रॉम एंटरिंग द रूम, तो मजिस्ट्रेट ने सर्कस मास्टर को कमरे में प्रवेश करने से मना कर दिया। When the circus master argues, बहस करता है, मतलब जब
विद हिम एंड इंसिस्ट करना, किसी से ट्राई टू करना, कोशिश कराना, इंसिस्ट करना कि कर लो ऑन गोइंग इन। मतलब व्हेन द सर्कस मास्टर आर्ग्यूज with him and insists on going in, the magistrate tells him to sign a document that say that no one should be held responsible for the circus master's death in case the tiger attacks him। मतलब जब सर्कस मास्टर उसके साथ बहस करता है, आर्ग्यू करता है और अंदर जाने पर जोर देता है, इंसिस्ट करता है, तो मजिस्ट्रेट उसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, साइन करने के लिए कहता है, जो कहता है कि सर्कस मास्टर की मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए अगर बाघ उस पर हमला करता है। देखो यहाँ पर अटारी पे हेड मास्टर जी बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा बुक में हमारे है। आगे पढ़ते हैं। इंडेक्स 6.1 क्या क्वेश्चन है देखते हैं। डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स और प्रोटेक्शन? दे आस्क्ड हिम। यस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही चाह रहे हैं, बिना हथियार या सुरक्षा के? उन्होंने उससे पूछा। हाँ, मैं यही करने जा रहा हूं, हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। तो यहां पर पहला क्या है, वेयर डिड द अबव वेयर डिड द अबव कन्वर्सेशन टेक प्लेस? तो उपयुक्त बातचीत कहां पर हुई थी? तो आंसर है द अबव कन्वर्सेशन टुक प्लेस आउटसाइड द हेडमास्टर्स रूम, हेडमास्टर रूम के बाहर हुई थी। सेकंड है हु वेयर या हु वर द दे बीइंग रेफर टू? यहाँ पर जो दे वर्ड है ना, वो किस पे रेफर करता है, किसके लिए है? टीचर्स हु हैड गैदर्ड आउटसाइड द हेडमास्टर्स रूम वेयर द दे बीइंग रेफर्ड इन द कंजर्वेशन, है ना। आगे पढ़ते हैं हम। हु वर दे टॉकिंग टू? वे किससे बात कर रहे थे? तो दे वर टॉकिंग टू द टाइगर मास्टर के बारे में बात कर रहे थे। डी पार्ट है वाई डिड दे वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज गोइंग अनआर्म्ड? वह क्यों जानना चाहते थे कि क्या वह निहत्थे जा रहा था? या आंसर पढ़ते हैं। दे फेल्ट दैट a tiger was a ferocious animal and could attack the master. They could not imagine him facing a tiger without any weapon for self defense। मतलब क्या है, वो मना कर रहे थे कि बिना किसी सेल्फ डिफेंस के आप कैसे जा सकते हो, अगर टाइगर मार देगा फिर, यही तो कहते थे ना। ई पार्ट करते हैं। वाई डू यू थिंक ही सेड वी हैव नो टाइम टू वेस्ट? आप क्या सोचते हो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास समय बर्बाद करने का नहीं है? मतलब हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। आंसर है द टाइगर हैड वोकन अप। मतलब टाइगर क्या था, जाग गया था। इफ ही वॉज केप्ट लॉक्ड फॉर टू लॉन्ग ही कुड गेट इरिटेटेड। अगर वह लंबे समय तक वहां हो, बंद हो, तो इरिटेट हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। ही वॉज नॉट गुड टू ट्राई एन एनिमल्स पेशेंस। तो ये अच्छा नहीं है कि किसी जानवर की पेशेंस को समझा जाए, मतलब एक लिमिट तक ही वो सह सकता है, नहीं तो उसके बाद तो तोड़ ही देगा सब कुछ। ही कुड बिकम डेंजरस एंड हार्म द हेडमास्टर। और किसी जानवर को धैर्य का आजमाना अच्छा नहीं है, वह खतरनाक हो सकता है और प्रधानाध्यापक को नुकसान पहुंचा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट में ई पार्ट तक था, हमने कर लिया। सेकंड है वेयर वॉज द टाइगर ऑल दिस टाइम? इस समय बाघ कहाँ था? तो टाइगर कहाँ था, उसके रूम में ही तो बैठा था। थर्ड क्वेश्चन है द हेडमास्टर वॉज ऑलरेडी नर्वस। हेडमास्टर जो है पहले से घबराए हुए थे। विच एक्शन ऑफ द टाइगर फर्दर एडेड टू हिज फियर? प्रधानाध्यापक पहले से घबराए हुए थे, बाघ की किन हरकतों ने उनको या उसके डर को बढ़ा दिया था? मतलब मास्टर मतलब हेडमास्टर जी के डर को बढ़ा दिया था। कौन सी ऐसी हरकतें थी? सीइंग दैट द टाइगर हैड वोकन अप। क्या देखा था कि टाइगर जाग गया है। पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल, स्ट्रेच हिमसेल्फ एंड गिवन आउट a growl made the headmasters more nervous। तो यह देखकर कि वो जाग गए और अपने पैरों को मेज पर रख दिया, तो दीवारों पर भी अपने पैरों को रख रहा था, दोनों हाथों को, मतलब दो आगे वाले दो पैर हैं उनको, तो अपने आप को बढ़ाया और गुर्राते हुए प्रधानाध्यापक को और अधिक परेशान कर दिया, तो इससे वो डरने लगे थे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड द टाइगर वेंट टू टेल द हेडमास्टर? तो बाघ जो था प्रधानाध्यापक से क्या कहना चाहता था? यही कहना चाहता था ना कि वो उन्हें हार्म नहीं करेंगे, हार्म नहीं करना चाहते।
गिव टू रीजंस व्हाई द पीपल्स आउटसाइड डिड नॉट अलाउ द मास्टर गो टू इन। तो दो कारण बताइए कि बाहर के लोग गुरु जी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? आंसर है द पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउ द मास्टर गो इन बिकॉज, यहाँ से आंसर शुरू होता है हमारा, ही वॉज प्लानिंग टू गो विदाउट एनी आर्म फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, बिना सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर जा रहे थे इसलिए। दूसरा है दे फियर द टाइगर कुड किल हिम, वह डरे कि टाइगर उन्हें क्या करेगा, मार देगा, मार सकेगा, है ना, मतलब जान से मार सकता है। 6 क्वेश्चन है द मास्टर्स अटेम्प्ट्स टू गो इन आर कंपेयर टू, मास्टर के अंदर जाने के प्रयासों की तुलना की जाती है किससे? सुसाइड के लिए। जिंदगी थोड़ी ना, डेथ भी नहीं, वॉर भी नहीं, सुसाइड इसका आंसर सही है। आपको पता है ना वो सुसाइड करने के लिए बात कर रहे थे, हमने स्टोरी में पढ़ी थी। चलो 7th क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेटमेंट मेड बाय द मास्टर कंफ्यूज दैट चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी, मतलब मास्टर द्वारा दिए गए किस कथन ने टाइगर कमेटी के अध्यक्ष को भ्रमित किया था, कंफ्यूज किया था? आंसर पढ़ते हैं। द मास्टर्स स्टेटमेंट्स दैट ही न्यू हाउ टू टेम अ टाइगर एंड दैट आफ्टर ऑल इट वाज ही हु was risking his life confused the chairman of the tiger committee. He wondered how a sensible person could risk his life. मास्टर का यह कथन था, कहना था कि वह एक बाघ को वश में करना चाहते हैं, है ना, और यह कि वह ही था जो अपनी जान जोखिम में डाल सकता था और डाल रहा था, बिना किसी आर्म के जा रहे थे। बाघ है समिति के अध्यक्ष को भ्रमित किया। उन्होंने सोचा कि ये एक समझदार व्यक्ति अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकता है। 8th क्वेश्चन है व्हेन द चेयरमैन आस्क्ड द मास्टर टू साइन एन एफिडेविट बिफोर ही वाज अलाउड टू एंटर द रूम, ही वाज ट्राइंग टू पुट अ कंडीशन ऑन हिज एंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली इंटरप्ट्स द कंडीशन। जब सभापति मतलब चेयरमैन ने कमरे में प्रवेश करने से पहले मास्टर से एक हलफनामे एफिडेविट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो वह अपने प्रवेश पर एक शर्त लगाने की कोशिश कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उसका व्याख्या करो, है ना, उसको क्या करो, करेक्टली बताओ। पहला है दैट द मास्टर शैल नॉट टेक द टाइगर अवे, कि जो मास्टर थे बाघ को दूर न ले जाए, ना ऐसा थोड़ी ना था। बी पार्ट है दैट द मस्ट प्ले एन एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क लेना चाहिए, सर्कस में थोड़ी ना था टाइगर। सी पार्ट दैट एवरीबडी आउटसाइड वुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एक्शन, तो बाहर जितने भी लोग थे सभी उसकी कार्यों की जिम्मेदारी का साझा कर रहे थे, ना ये भी नहीं है। चौथा देखते हैं दैट ही वुड नॉट होल्ड एनीबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंड टू हिम, कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए वह किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। हाँ जी, डी पार्टी सही है, हमने ग्रीन कर रखा, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। लेट अस लर्न न्यू वर्ड 6.1। अब हम कुछ नए वर्ड सीखेंगे। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ कह रहे हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब ABC में दिया हुआ है, समझते हैं हम। तो कह रहे हैं कि कॉलम ए जो है कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मिलकर बना हुआ ना, मिलकर बना हुआ। तो कॉलम ए क्या है, कंसिस्ट ऑफ मतलब मिलकर बना है। वर्ड्स कौन से वर्ड से? टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है अभी, जो स्टोरी पढ़ी उसमें से मिलकर बना हुआ है। बट देयर आर सम लेटर्स मिसिंग इन ईच वर्ड, हर एक वर्ड में कुछ लेटर मिसिंग हैं। अब आप समझ गए होंगे उस मिसिंग को आपको क्या करना है, भरना है। कॉलम बी में क्या मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ है? कॉलम ए से मिलकर बना हुआ है। रेफर्स टू द टेक्स्ट टू गेस ईच वर्ड फ्रॉम इट्स मीनिंग, तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाने के लिए टेक्स्ट देखना होगा। देन इंसर्ट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड, तब आपको जब अनुमान लगा लोगे तो उसके बाद आपको सब कुछ फिलअप करना है, मिसिंग लेटर को लिखना है। सेकंड है कॉलम सी contains a list of words that are opposite in meaning to the words in column A। कॉलम ए में जो अपोजिट है वही कॉलम सी में, मतलब ए का अपोजिट सी में है। दे आर इन मिक्स्ड ऑर्डर, और वो किस में है? मिक्स्ड ऑर्डर में है। गेस द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, सभी का बताना है कॉलम ए में, बाकी हम करेंगे, हमें समझ आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन टू ज्वाइन ईच वर्ड मीनिंग विद एन इट्स एंटोनिम, एंटोनिम के साथ भी बताना है आपको। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल भी बताना है। पहला एग्जाम्पल मतलब आपको दिया हुआ है, सॉरी पहला एग्जाम्पल आपके लिए कर रखा है, तो देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा। तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी है, यहाँ पर सीरियल नंबर है, वर्ड है, मीनिंग है, एंटोनिम्स है। तो एंटोनिम्स भी मैच करना है। पहले हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम मीनिंग वाला
कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मैंने पहले हम क्या करते हैं, ये यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम। यहाँ पर वर्ड कवर पहला तो हमारे लिए डन कर रखा है, तो पढ़ लेते हैं हम सीधे सीधे। कवर, कवर का मतलब होता है टू कॉच इन फेयर, मतलब डर में क्रॉच करना। अब इसका जो मतलब होता है ना, अपोजिट हम बात करें, अगर एंटोनिम बात करें, तो डर के आगे क्या, जीत है, मतलब बहादुर है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, ब्रेवली, टू एक्ट ब्रेवली, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा मीनिंग, पहले हम पढ़ते हैं हम, टू मेक श्योर कन्विंस, टू मेक श्योर कन्विंस, हमें क्या करना है, पक्का कर लेना है, कन्विंस कर लेना है, उसको हम कहते हैं एश्योर, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एश्योर। उसके बाद अचानक से अनरीजनेबल डरना, मतलब बेवजह है अचानक से डरने लगना, उसको हम कहते हैं पैनिक। तो यहाँ पर एन और सी हमने लगाया था, मतलब मैंने लगाया था, तो आप देख सकते हो। इजिली फ्राइटेंड, है ना, इजिली क्या होता है, फ्राइट, आसानी से फ्राइटेंड हो जाना, भयभीत हो जाना, उसको हम कहते हैं टिमिड। तो एम आई लग गया यहाँ पर। टू बी फॉर्म इन वंस डिसीजन, किसी के डिसीजन को फॉर्म कर देना, तो उसको हम कहते हैं डिटरमाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमाइन वर्ड हो गया, जो फिलिप्स सामने भर दिया। कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, मतलब दिखाई देने की कैपेबल होना, जिसको हम कहते हैं विजिबल कहते हैं। तो यहाँ पर विजिबल वर्ड हमने बना लिया था। नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता उसको हम इरिलेवेंट कहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको क्या कहते हैं, रिलेवेंट। तो ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया। अब इसका हम एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है। तो एंटोनिम्स करने के लिए सबसे पहला तो टू क्रॉच इन फेयर, मतलब डर के आगे जीता, मतलब बहादुर, हमने यहाँ पर जो कर लिया। उसके बाद सेकंड क्या, टू मेक श्योर, कन्विंस करना, ठीक है, मतलब अनश्योर कर देना, जो श्योर ना होना, तभी तो कन्विंस करते हैं। सडन एंड अनरीजनेबल फियर, अचानक से और बिना किसी से डरने लगना, तो इसका उल्टा क्या होगा, शांत रहना, टू रिमेन काम, मतलब शांत रहना। इजिली फ्राइटेंड, इजिली फ्राइटेंड मतलब क्या है, अचानक से तो क्या होगा, घबराने लगना। तो इसमें भी वही है, घबराने के का उल्टा क्या होता है, बहादुरी करना। तो ब्रेव वर्ड हो गया यूज। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, टू बी फर्म इन वंस डिसीजन, किसी एक की डिसीजन पे फर्म रहना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, टू बी अनडिसाइडेड, इसका अपोजिट हो जाएगा। कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, कैपेबल ऑफ बीइंग सीन मतलब देखने योग्य, देखने योग्य को क्या कहते हैं हम, जो हमें दिखाई ना दे, मतलब इनविजिबल हो या हाइड हो। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एंटोनिम्स का। नॉट इम्पॉर्टेंट, इरिलेवेंट था। अब नॉट इम्पॉर्टेंट है, इरिलेवेंट का उल्टा क्या होता है, रिलेवेंट, जो जरूरी हो। तो यहाँ पर 7 है। तो आप भी आसानी से कर सकते हो, जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है आप डिक्शनरी में देख लेते हो, देख सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा है डिक्शनरी में भी, या आपको ऐसे ही जानना है, तो कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं हम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हर एक चैप्टर में होता है, मजा आता है पढ़कर। पढ़ते हैं हम, क्या है यहाँ पर, हाउ आर टाइगर्स काउंटेड, टाइगर्स को हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे उसकी गणना करते हैं। तो पढ़ते हैं, जस्ट एज द गवर्नमेंट कंडक्ट्स अ पॉपुलेशन सेंसस, जैसे कि गवर्नमेंट क्या है, आबादी देखती है ना, कि किस जगह पर कितनी आबादी है, जनसंख्या करती है। इट ऑल्सो कैरीज आउट एन एनिमल सेंसस एवरी 4 years इन इंडिया, मतलब इसी तरह इंसानों की जो जनगणना, सॉरी जानवरों की जो गणना होती है, हर 4 साल पे होती है। अच्छा, हमारी जो ह्यूमन की, जो इंसानों की जो जनगणना इंडिया में, वो कितने सालों पर होती है, 10 साल पे होती है। जैसे 2011 में हुआ, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। इन इंडिया वी कॉल इट एन ऑल इंडिया वाइल्ड एनिमल सेंसस, हम क्या कहते हैं इंडिया में, ऑल इंडिया वाइल्ड एनिमल सेंसस कहते हैं। अ सेपरेट टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 2 years, मतलब क्या है, हमें इसे अखिल भारतीय वन पशु जनगणना, है ना, ये एक्ट, मतलब ये जो सिस्टम है हमारा जनगणने का, उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है सेपरेट टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 2 years, तो हर साल, हर 2 साल में एक अलग बाघ जनगणना आयोजित की जाती है। सम ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर काउंटिंग टाइगर्स आर गिवन बिलो, तो कुछ बाघों की गिनती के लिए जो उपयोग किए जाने वाले संगठनात्मक विवरण है, सिस्टमेटिक वे जो है, मेथड है, उसके नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, द टाइगर टू बी कवर्ड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जोन्स, जो टाइगर होते हैं स्मॉलर जोन में डिवाइड किए जाते हैं। दीज जोन्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, और फिर उस जोन को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, क्या नाम है, नंबर ऑफ
कंपार्टमेंट्स में। द नॉर्मल पीरियड ऑफ माई सेंसस इज 8 to 10 days। जो किसी भी जनगणना की सामान्य अवधि होती है ना 8-10 दिन होती है, मतलब 8-10 दिन में कवर कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है अर्लियर द सेंसस ऑथोरिटीज यूज द मेथड ऑफ मॉनिटरिंग या वॉचिंग केयरफुली रिवर्स और वाटर बॉडीज इन द फॉरेस्ट। तो जनगणना अधिकारी जंगल में नदियों या जल निकायों मतलब जहां से पानी निकलता है उसकी निगरानी मतलब देखभाल करने के लिए तरीके का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर जो टाइगर है वहां पर क्या आएगा, वहां पर पानी पीने आएगा, तो देख लेंगे कितने हैं, क्योंकि प्यास तो सभी को लगेगी। अब ये इंसान तो है नहीं कि बकेट लेकर आएंगे पानी लेकर जाएंगे पिला देंगे अपने घर वालों को, आएंगे तो सभी लोग पानी पीने, है ना। दे बिलीव दैट सिंस एनिमल्स जनरली विजिट दीज प्लेसेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वही बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए होगे। दे ऑल्सो बिलीव दैट टाइगर विजिट्स ओनली वन वाटर होल वंस इन 24। अच्छा, ये भी बिलीव करते हैं कि 24 घंटे में केवल एक बार ही पानी पीता है वो। सो काउंटिंग वुड बी एक्यूरेट। तो काउंटिंग क्या होता है, एक्यूरेट होता है। बट दिस मेथड वॉज नॉट वेरी रिलायबल एज दिस बिलीव वॉज इनकरेक्ट। तो ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय मतलब विश्वास करने के लिए नहीं है, क्योंकि धारणा क्या है, गलत है, गलत भी हो सकती है। ऐसा तो मान लो कि एक दिन में नहीं है अगले दिन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं गलत है। नेक्स्ट है द प्रेफर्ड मेथड टुडे। आजकल का जो प्रेफर्ड मेथड है जो पसंद करते हैं, पग पग मार्क। पग मार्क का मतलब क्या होता है, एनिमल फुटप्रिंट। जो फुटप्रिंट होता है ना पैर के निशान, उससे काउंट करते हैं। आपने मूवीज भी देखी होगी, एक शेरनी मूवी आई थी उसमें भी ऐसा कुछ है, पग से ही देखते हैं हम, पग मार्क से। पग मार्क्स आर कॉमनली फाउंड नियर रिवर बेड्स। कहाँ पर देखते हैं, नियर रिवर बेड्स, वाटर बॉडीज और अदर लेस ट्रेवल पाथ, जहां पर कम ट्रेवल पाथ होता है वहां पर भी देखते हैं। वंस ए क्लियर पग मार्क इज फाउंड, इट्स इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब शेप ऑफ द पग मार्क्स इज टेकन एंड लिक्विड प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाह, इस हिंदी पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, वैसे अभी तक समझ आ गया होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। पग के निशान आमतौर पर नदी के तल, जल निकायों या अन्य कम यात्रा वाले स्थानों पर पाई जाती है, हमने पढ़ लिया था। एक बार जब स्पष्ट पग मार्क मिल जाता है तो उसे इम्प्रेशन मतलब उसके निशान जो होते हैं लिक्विड प्लास्टर ऑफ पेरिस पर लिया जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे आप पुट्टी कराते हो ना, उसको लिक्विड फॉर्म में बना के उसके ऊपर रख देते हैं, फिर वो जम जाता है, फिर उठा लेते हैं तो वो मार्क बन जाता है। जैसे आपने कई मूवीज में देखा होगा ना कि साबुन की टिक्की में चाबी डाल के दबा देते हैं और साबुन की टिक्की में वो शेप बन जाता है, चाबी का निशान बन जाता है, वैसे चाबी बना लेते हैं। सेम वैसा ही कुछ यहाँ समझ सकते हो। नेक्स्ट है इंफ्रारेड कैमराज आर यूज ऑल्सो यूज फॉर काउंटिंग टाइगर्स। इंफ्रारेड जो कैमराज होते हैं वो भी यूज करते हैं। दिस कैमराज आर सेटअप on tiger trails every evening and attacked every morning to see if there is any fresh information। तो इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और हर शाम बाघ की पगडंडी पर लगाए जाते हैं, मतलब जहां पर वो आते हैं, जहां पर उनका ठिकाना होता है, और हर सुबह जांच की जाती है कि क्या कोई जानकारी है क्या। पीपल डूइंग द सेंसस ऑल्सो नोट थिंग्स that the length of stride, speed of the walk, the surface of the soil, scratch marks, visual sighting, fresh droppings, the roar or a nearby kill। जनगणना करने वाले लोग कदम की लंबाई, चलने की गति, मिट्टी की सतह, खरोंच के निशान, दृष्टि मतलब जो हम देखते हैं ना विजुअल साइड जहां पर दिख रहा होता है वो, ताजा बूंदे है ना, फ्रेश जो ड्रॉप गिरा होता है वहां पर, गर्जना रोर की आवाज जो आती है उससे भी, या पास की मार जैसी चीजों को भी नोट करते हैं, है ना। मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, जैसे बाघ ने मारा, थोड़ा खाया फिर कर चला गया, उससे भी हम कर सकते हैं। इंफ्रारेड कैमराज आर ऑल्सो यूज फॉर काउंटिंग टाइगर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था। देयर आर कैमराज आर सेटअप ऑन टाइगर ट्रेल्स एवरी इवनिंग एंड चेक एवरी मॉर्निंग टू सी इफ देयर इज अ फ्रेश इन्फॉर्मेशन, हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। पीपल डूइंग द सेंसस ऑल्सो नोट, के सामने सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये उसके फुटप्रिंट है, आप समझ सकते हो, बुक में था इसलिए मैंने ऐसा बना दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। बाकी और कुछ करेक्शन करना है आपको, ये ग्राफिक्स या जो पीडीएफ आपको पसंद नहीं है तो आप बता सकते हो, वैसे ही एडिटिंग करके पढ़ा दूंगा आपको। चलो लेट अस डू 6.1। 6.1 हम देखते हैं, मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस अबाउट एनिमल। जो मिथ है एक सोच है
कि यार ये तो ऐसा होता है, ये जानवर तो ऐसे होते ही हैं। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था ना स्नेक बाइट में, कि अगर वहां पर बी भी है ना तो हम क्या सोचते थे, यार ये सांप ही काटा होगा, है ना। तो ये एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अंधविश्वास भी है, उसके बारे में हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। हैव यू हेard people say that it is not a good omen, मतलब अनलकी, if a black cat crosses your path, मतलब काली बिल्ली अगर क्रॉस कर जाती है तो हम कहते हैं शगुन, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, मतलब सही नहीं है हमारे लिए, अनलकी मानते हैं ना, वही है। सच बिलीव विच डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक लॉजिक, सॉरी स्पेसिफिक क्या कह गया मैं, साइंटिफिक लॉजिक की बात कर रहे हैं, आर कॉल्ड मिथ और सुपरस्टिशन, मतलब यह कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, बस एक क्या है, मिथ है, मतलब पॉइंट ऑफ एक सोच है आपकी, या हम कह सकते हैं एक अंधविश्वास है। मोस्ट मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू एनिमल एंड बर्ड्स हैव बीन हैंडेड डाउन टू अस, जानवरों और पक्षियों से जुड़े अंधविश्वास मिथक अंधविश्वास हमें सौंपे गए हैं। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट देयर इज अ इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर, इसका मुख्य कारण जानवरों और उनके व्यवहार के बारे में अपर्याप्त जानकारी है, मतलब उनका जो व्यवहार है, एक्टिविटी जो है, या जो उनका वो कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी पूरी तरह से नहीं है, इसकी वजह से ऐसा होता है। फिर आगे द सोर्स ऑफ दीज बिलीव्स मे हैव बीन को इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, मतलब इन मान्यताओं का स्रोत संयोग या आकस्मिक हो सकता है, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ, है ना, या कोई कोइंसिडेंट हो गया, मतलब कुछ हो गया समझ लो, कोइंसिडेंट था, मतलब कहते हैं ना कि संयोग था, मात्र के लिए एक संयोग है ना, मतलब ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, कोई नियत नहीं थी, बस हो गया, उसको हम कोइंसिडेंटल कहते हैं। सम मिस में ऑल्सो हैव बीन कॉइंड एज प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ मिथकों को निवारक, मतलब प्रिवेंट मतलब बचाना, उपायों के रूप में भी गढ़ा गया हो सकता है, कि वो चीज ना हो, प्रिवेंट करना है हमें, इसलिए भी हम उसे गढ़ लेते हैं कि यार ये तो ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज ए बिलीफ, एक ऐसा बिलीव है दैट ए स्नीज बिफोर सेटिंग आउट ऑन ए जर्नी इज अनलकी, मतलब ऐसे ही माना था कि यात्रा पर निकलने से पहले अगर छींक आ गया ना तो अशुभ है। हाँ, बताओ, ऐसी सी बातें सोचते हैं। द रीजन ऑफ दिस मे बी दैट a sneeze is a symptom of a cold or flu, ये किसका सिम्टम है, जो स्नीज छींक आती है, ये कोई फ्लू हो गया हो, या सर्दी हो गई हो, या तो कई बार डस्ट पार्टिकल नाक में चला जाता है, उसकी वजह से भी हमें छींक आ जाता है ना, तो ये भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच कैन मेक द जर्नी डिफिकल्ट एंड कंफर्टेबल, तो इसका इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, कि अगर आपको छींक बार बार आ रहा है तो यात्रा आपको मुश्किल से हो सकती है, असुविधाजनक बन सकती है। इससे बचने के लिए हम क्या करने लगे, कि ये अशुभ है, नहीं करना चाहिए, है ना, तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी को अगर छींक आ रही है तो चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, तो ऐसे क्या बोलो कि अशुभ होता है, गलत बात है ये। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द टेबल एक्सरसाइज में कह रहे हैं द टेबल बिलो कंटेन सम मिथ्स और बिलीव्स रिलेटेड टू एनिमल्स एंड द पॉसिबल रीजन फॉर दीज बिलीव्स, सम ऑफ दीज मिथ्स बिलीव्स मे हैव ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विच इज लॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे हैं नीचे जो टेबल दिया हुआ है जानवरों के बारे में, कुछ मिथक या मान्यताएं और मान्यताओं से संभावित कारण बताए गए हैं, मतलब क्यों ऐसा मान रहे हैं हम, उसके रीजंस दिए गए हैं, उनमें से कुछ जो विश्वास या तार्किक व्याख्या जो हो सकती है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हम ऐसा करते हैं, कोई भी अंधविश्वास है जो भी, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ना, गलत भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, टाइगर आया था तो विश्वास क्या था कि ये तो खा ही जाएगा, जबकि वो टाइगर खुद कह रहा है भाई मैं तो ऐसे घूमने के लिए आया हूँ, क्यों डर रहे हो, है ना। दो और मिथकों और इन मिथकों के संभावित कारणों का पता लगाएं और तालिका को पूर्ण करें। तो यहाँ पर दो दिए हैं, दो आप आस पड़ोस में मम्मी से दादी से जो भी हैं उनसे बात करो और इसके बारे में लिखो। पहला मैं पढ़ देता हूँ। बर्ड्स विल रिजेक्ट देयर यंग वंस इफ द यंग वंस आर टच्ड बाय ह्यूमन बींग्स, कहते हैं कि बच्चों को मनुष्य द्वारा छुआ जाता है तो पक्षी अपने बच्चों को अस्वीकार कर देते हैं, मतलब अगर आप बर्ड्स
या ऐसे कुछ छू लेते हो, मतलब आप मनुष्य द्वारा छू लिया। जैसे क्या है कि अगर पक्षी के बच्चों को आपने टच कर लिया ना, तो वो बच्चों को स्वीकार नहीं करते, जानवर, सॉरी बर्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने छू लिया तो वो स्वीकार नहीं करते, ये गलत बात है। ठीक है, मिथ है ये। तो इसके पीछे क्या ओरिजिनेटेड मिथ है ना, क्यों ऐसा हो रहा है वो हम देखते हैं। दिस मिथ इज प्रोमोटेड टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम हार्मिंग बेबी बर्ड्स। जो बेबी बर्ड्स को हार्म करने के लिए इंसान पकड़ लेते हैं, खेलते हैं उसके साथ, उसे बचाने के लिए ये ऐसा किया जाता है कि अगर हम ऐसे कह दें तो लोग ऐसा करना छोड़ देंगे, मतलब किसी भी बर्ड्स के बच्चों को नहीं लेंगे। ऐसे करने के लिए किया था, और लोगों ने तो अलग ही केस बना दिया कि उसको त्याग देता है। क्या बताओ यार। सेकंड, ब्लैक कैट्स ब्रिंग बैड लक। अगर काली बिल्ली है वो दुर्भाग्य लाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है जो ऐसा किया है ना, ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से हुआ इस मिथ का। मे बी अ पर्सन हैड बैड लक इमीडिएटली आफ्टर सीइंग अ ब्लैक कैट। हो सकता है किसी व्यक्ति को दुर्भाग्य काली बिल्ली को देखते तुरंत हो गया हो, तो उसने कह दिया हो, और फिर किसी सभी ने सोचना शुरू कर दिया, ऐसा होने लगा। है ना, कुछ भी हो सकता है, ये सब बातें हम थोड़ी ना मान सकते हैं आज के दिन में। वैसे अब ये सारी बातें बहुत कम लोग मानने लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 6.2.2 पार्ट 2। ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर से लेकर वंस पीस ऑफ माइंड। मतलब ठीक है, मुझे कागज की टुकड़ा दो, किसने कहा था? वही है ना, मजिस्ट्रेट और जो मास्टर थे उनके बीच की बात थी ये। फिर वहां से कहाँ तक, किसी की मन की शांति, वंस पीस ऑफ माइंड से। पढ़ते हैं यहाँ पर। इन दिस लेसन ऑफ स्टोरी द मजिस्ट्रेट हु इज गवर्नमेंट ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन हिज एरिया comes to the school to solve the problem of the runaway circus tiger who has entered the headmaster's room। ये कह रहे हैं कि कहानी के मजिस्ट्रेट जो था वो अपने क्षेत्र कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एक सरकारी अधिकारी है। स्कूल में भागते हुए सर्कस टाइगर की समस्या को हल करने के लिए आता है, जो हेडमास्टर के कमरे में प्रवेश कर चुका है। द सर्कस मास्टर टेल्स द मजिस्ट्रेट दैट द टाइगर वुड हार्म no one if he went in and brought him out। तो क्या कहता है सर्कस मास्टर मजिस्ट्रेट को, कहता है कि अगर वह अंदर गया और उसे बाहर लाया तो बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द मजिस्ट्रेट टेल्स हिम, मजिस्ट्रेट उनसे क्या कहता है कि दैट ही विल लेट हिम गो इनटू द हेडमास्टर्स रूम ओनली इफ ही साइंस एन एफिडेविट which says that no one should be held responsible in case the tiger attacks or injures him। मतलब मजिस्ट्रेट उसे बताता है कि वह उसे हेडमास्टर के कमरे में तभी जाने देगा जब वह एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें कहा गया था कि बाघ के हमले या घायल होने की स्थिति में किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाना चाहिए। द मजिस्ट्रेट वांट्स टू टेक ऑल लीगल प्रिकॉशंस। मजिस्ट्रेट क्या कहता था, सारी सावधानियां बरतना चाहता था। ठीक है, द सर्कस मास्टर एग्रीज। सर्कस मास्टर क्या होता है, एग्री कर लेता है इस बात को। द मजिस्ट्रेट डिक्टेट्स सम कंटेंट ऑफ द एफिडेविट डेविड टू द सर्कस मास्टर। तो क्या करता है, सर्कस मास्टर को हलफनामे की सामग्री को निर्देशित करता है। द मास्टर हु इज वेरी एंग्री विद द टीचर्स एंड द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू टीच देम ए लेसन। मास्टर जो शिक्षक से बहुत नाराज हैं और मजिस्ट्रेट उन्हें सबक सिखाने का फैसला करते हैं। आगे, ही राइट्स एफिडेविट इन संस्कृत विच दे कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड। तो वह हलफनामा संस्कृत में लिखता है जिसे वह पढ़ या समझ नहीं सकते, है ना, गुस्से में। दे कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड। आगे पढ़ते हैं। द मास्टर wants to prove to the learned magistrate and the teachers that if they cannot understand ancient language, their assumptions about tiger's behavior in situation may also be flawed। मतलब क्या है कि मास्टर विद्वान मजिस्ट्रेट और शिक्षक को साबित करना चाहता है कि यदि वह प्राचीन भाषा नहीं समझ सकते हैं तो स्थिति में बाघ के व्यवहारों के बारे में उनकी धारणा भी त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, फ्लॉड है। देखो यहाँ पर बातें चल रही हैं, है ना, मास्टर मजिस्ट्रेट सभी के बीच में फिगर है, काफी बढ़िया सा फिगर लग रहा है। हाँ, ब्लर है क्योंकि आपकी बुक में बहुत छोटा सा दिया था, उसको जूम करके इतना ही क्लियर हो पाया। ठीक है, बाकी हमें तो सिर्फ इसके कंटेंट्स पढ़ने हैं।
आगे चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 में। ऑल राइट, गिव मी पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू राइट। तो इस बात को किसने कहा था कि मुझे कागज का टुकड़ा दो और मुझे बताओ क्या लिखना है। तो किसने कहा था? टाइगर के मास्टर ने कहा था। चलो, हु इज ही या शी टॉकिंग टू? कौन बात कर रहा था? मजिस्ट्रेट बात कर रहा था ना उससे। वाई डज ही या शी आस्क टू पीस ऑफ पेपर? पीस ऑफ पेपर के लिए क्यों बात किया गया, मांगता है वो, है ना, क्यों मांगता है? ही आस्क टू पीस ऑफ पेपर सो दैट ही कैन राइट द एफिडेविट विच हैज बीन आस्क टू राइट। क्यों? क्योंकि एफिडेविट लिखने के लिए कहता है, इसलिए वो पेपर निकालता है, मांगता है, उस पर लिखता है। और किस में? संस्कृत में लिख दिया था ना, ये सब पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। वाई वॉज नॉट द मास्टर हैप्पी टू राइट द एफिडेविट? तो जो मास्टर था हलफनामा लेकर खुश क्यों नहीं था? ही वॉज अनहैप्पी टू राइट द एफिडेविट बिकॉज, अब आंसर यहाँ शुरू होता है, ही वॉज श्योर, वह पक्का था, निश्चित था, he could bring out the tiger without causing any harm to anyone. He wrote it because no one believed him. तो वो इसलिए नाखुश था कि यकीन था कि टाइगर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए आएगा और निकल चला जाएगा। ठीक है, इसलिए उसे लिखा, क्योंकि उसी ने लिखना पड़ा मजबूरी में, है ना, क्योंकि विश्वास ही नहीं कर रहा था कोई इस बात को। चलो, थर्ड, इन वट लैंग्वेज डिड द मास्टर राइट द एफिडेविट? किस लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। फिर कह रहे हैं कि वाई डिड ही डू सो? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो पढ़ते हैं, ही डिड सो बिकॉज संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स एंड अवर स्क्रिप्चर्स। हमारे गॉड क्या है और हमारे जो देवी देवताओं हैं, शास्त्रों की जो भाषा है उसमें लिखा हुआ था, इसलिए ऐसा लिखता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसकी सभी का हेड है, मदर है। He wanted to prove to the learned teachers and magistrate how hollow their own learning was. ये क्या बताना चाहता है? कि ये साबित करना चाहता है कि खुद की सीख कितनी खोखली है। मतलब वो जो तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, सब खोखला है तुम्हारे लिए। Despite their high qualification and degrees, they could not read and understand the language which was the mother of many languages. जो बहुत सारे लैंग्वेजेस की माँ है, आप इतने पढ़े लिखे हो फिर भी इस संस्कृत जो सभी या बहुत सारी लैंग्वेजेस की माँ, उसको नहीं पढ़ पा रहे हो। आप सीधे सीधे संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हो, इतने पढ़े लिखे हो, है ना, ये कहना चाहता है गुस्से में सिर्फ। इफ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड अ ह्यूमन लैंग्वेज, हाउ कुड दे अंडरस्टैंड अ टाइगर नेचर्स? जब आप मानव की भाषा नहीं समझ सकते, मतलब संस्कृत नहीं समझ सकते, तो बाघ जो टाइगर है उसको कैसे समझ पाओगे, उसके नेचर को कैसे समझ पाओगे? चलो, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वाई वॉज नॉट द मजिस्ट्रेट हैप्पी टू सी द एफिडेविट? तो हलफनामा देखकर मजिस्ट्रेट क्यों खुश नहीं हुए थे? वाई डिड ही फाइनली एक्सेप्ट? और क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था? अब देखो, संस्कृत में लिखा था इसलिए वो खुश नहीं थे। अब क्यों एक्सेप्ट किया था वो पढ़ते हैं हम। ही डिड सो, ऐसा किया उन्होंने क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स एंड द अवर स्क्रिप्चर्स। ठीक है, पढ़ चुके हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ही वांटेड टू प्रूव दैट। सीधे सीधे वही सारी बातें हैं, आप लिख दो, आंसर पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया? मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ, हर एक चैप्टर में बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर के पीछे नहीं भागना, नहीं भागना, नहीं भागना। आपको अच्छे से स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, अच्छे से स्टोरी, 2-3 बार स्टोरी पढ़ने के बाद ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, बस एक बार रिफ्रेश कर लो, आप फटाफट देख लो, बड़ी आसानी से ये चैप्टर खत्म कर लोगे आप। आगे चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड द मास्टर गिव द टाइगर बिफोर लिविंग? तो टाइगर जब वो जा रहा था, जाने से पहले क्या सलाह दी गई मास्टर को? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो ए बी सी आप पढ़ सकते हो, गलत है। डी सही था, तो मैंने ग्रीन कर रखा, आप देख सकते हो। डोंट लुक एट ह्यूमन बींग्स, यही तो कहता है कि मानव जाति को मत देखो, है ना। इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, अगर आप शांति, मन की शांति चाहते हो, टाइगर कहता है, तो इंसानों की तरह मत देखो। क्यों का हमने में पहले कई बार पढ़ रखा है। नेक्स्ट है हमारा लेटेस्ट डू 6.2। इन योर फ्रेंड्स ऑफ द एनिमल्स क्लब होल्ड अ मॉक पार्लियामेंट ऑफ एनिमल्स। मतलब अपने फ्रेंड्स ऑफ द एनिमल क्लब में जानवरों की एक नकली संसद आयोजित करें, है ना। ईच मेंबर शुड प्ले द रोल ऑफ एन एनिमल एंड सजेस्ट वन वे इन विच ह्यूमन बींग्स कैन शो देयर कंसर्न टूवर्ड्स एनिमल्स। कॉलेज these suggestions and address them of human beings is one of the following forms। मतलब कह रहे हैं प्रत्येक सदस्य को खेलना चाहिए कि एक जानवर की भूमिका, मतलब जैसे आप 4-5 लोग हो, जितने लोग हो, हर एक जानवर की भूमिका प्ले करो और तरीके सुझाओ कि जिससे मनुष्य
है ना, जानवरों के प्रति चिंता दिखा सकें। इन सुझावों को मिलान करें और निम्नलिखित में से किसी एक रूप में मनुष्य को संबोधित करें, मतलब बताएं, है ना, इशारा करें उसकी तरफ। तो यहाँ पर है सॉन्ग और पोएम, गीत या कविता, डांस ड्रामा, शॉर्ट स्किट, जो छोटा सा प्ले होता है ना उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्किट। लेटर टू द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट को जो मिनिस्टर एनवायरनमेंट का उनको लेटर, और किसको, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना। कह रहे हैं इफ प्लानिंग ए डांस और स्किट यू कैन मेक फेस मास्क, अगर आप प्लान कर रहे हो डांस करना या स्किट करना, स्किट अभी हमने देखा ना, एक छोटा सा नाटक जो करते हैं उसको कहते हैं हम, हाँ, यू कैन मेक फेस मास्क, आप एक फेस मास्क बना सकते हैं पेपर से, है ना, प्लेट से, उसके ऊपर पेंट लगा सकते हो, वेजिटेबल्स कलर्स, है ना, एज दे आर नॉट हार्मफुल स्किन, ऐसे कलर्स यूज करने हैं जो आपके स्किन को हार्म ना करें। कंपोज द बैकग्राउंड म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी टिन्स एंड ड्रम्स, टिन और ड्रम से, है ना, क्या करो, ऑर्डिनरी साउंड क्रिएट करो, जैसे देखो टट 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 टट, है ना, इस तरह से करो। पुट योर सेल्फ इन टू द कैरेक्टर ऑफ द एनिमल यू हैव चूजन, इमिटेट इट्स साउंड एंड एक्शंस, कह रहे हैं अपने आप को इस जानवर के चरित्र में ढालें जिसे आपने चुना, जैसे टाइगर बनो तो टाइगर की तरह रहो, हाँ, है ना, बिल्ली हो तो बिल्ली की तरह रहो, इस ध्वनियों और कार्यों का अनुकरण करें, मतलब उस इमिटेट करो, वैसा बिहेवियर दिखाओ, वैसी आवाज निकालो। नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट लर्न न्यू वर्ड 6.2, हमें अब न्यू वर्ड सीखना है, जैसा कि हमने पढ़ा था ना, इसे पढ़ने के बाद हम किस योगी हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे, अब आ चुका है वो समय। देखते हैं, गिवन बिलो आर सम सेंटेंसेस, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं ए बी सी, फिलअप्स करना है हमें, जो कि वर्ड्स हमें यहाँ पर दिया हुआ है सारे के सारे। चलो, पहला है अ गुड टीम लीडर, एक अच्छा टीम लीडर, वन हु वन हु वर्क्स along with his team and does not exercise unnecessary authority on others। तो यहाँ पर आंसर मैंने कर रखा, पढ़ लिया, तो हिंदी समझ लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा वर्ड क्यों आता है। एक अच्छा टीम लीडर वह होता है जो अपनी टीम के साथ काम करता है और दूसरों पर अनावश्यक अधिकार का प्रयोग नहीं करता। हिंदी समझ गए ना, तो वही है एक्सरसाइज अननेसेसरी ऑथोरिटी, मतलब पावर है तो अपने पावर एक लिमिट तक यूज करो, ऐसा नहीं कि बेवजह उस पावर को यूज करते रहो, है ना, समझ गए होंगे, है ना, अननेसेसरी एक्सरसाइज अननेसेसरी ऑथोरिटी। सेकंड पार्ट है सिंस देयर वाज प्लेंटी ऑफ एविडेंस एंड सेवरल आई witnesses reports in support of her, the court family absolved her of all blame of the incident। चूंकि उसके समर्थन में बहुत सारे सबूत और कई चश्मदीद गवाह रिपोर्ट थे, अदालत में आखिरकार उसे दुर्घटना के सभी दोषों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, एब्सॉल्व कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया था ना, तो एब्सॉल्व का मतलब क्या, मुक्त कर देना, ऐसे समझना है। आगे पढ़ते हैं हम, सी द डॉग एट वेरी पजेसर बाई, डॉग क्या है, जो वहां से क्रॉस कर रहे थे, है ना, राहगीर जो थे उसको पजेसर बाई कहते हैं, उसके ऊपर क्या किया, गुर्राया, ग्रॉल्ड किया। चलो आगे चलते हैं हम, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से चले जाओ, योर स्काउंड्रल ब्लस्टर्ड द ऑफिसर when he came to know that his most trusted officer and cheated him, मेरे कार्यालय से बाहर निकलो तुम बदमाश, यू स्क्रॉल्ड, यू स्काउंड्रल, फिर क्या है, ब्लस्टेड, अधिकारी को फटकार लगाई, है ना, फटकार ही तो लगाई थी वहां पर, जब उसे पता चला कि उसे भरोसेमंद अधिकारी ने धोखा दे दिया। अच्छा, यह तो अलग अलग ही स्टोरी है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो ब्लस्टर्ड का मतलब क्या, फटकार लगाना, ब्लस्टर्ड द ऑफिसर तो लगा सकते हो। उसके बाद इफ यू वांट टू लॉस वेट डोंट लॉस योर पीस ऑफ माइंड, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीस ऑफ माइंड भी लॉस कर दो, बट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली, लेकिन डेली एक्सरसाइज भी किया करो, स्टार्ट कर दो। एज ही, जब टाइगर था उसने क्या किया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया था, हिज आर्म, यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं हमें समझ आ जाएगा, एज ही स्ट्रेच हिज आर्म टू पिक अप द बॉल of salad lying at the far end of the table, his hand accidentally hit his mother's favorite jug which fell and broke। मतलब क्या, जब उसे टेबल पर दूर छोर पर एक सलाद की कटोरी को उठाने की हाथ बढ़ाया
तो अपनी उसके हाथ जो है गलती से माँ के पसंदीदा जग से टकरा गया और जग नीचे गिरते ही चकनाचूर हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल ग्रीड। यहाँ पर ग्रीड दिया हुआ है क्रॉसवर्ड पजल का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर पजल दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट अप एंड डाउन, इस तरह से आपको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है उसके मीनिंग के साथ, जो कि लेसन में आप मीनिंग पढ़ चुके हो। फिलअप्स करना है पजल्स को या पजल्स की ग्रिड को। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है। अक्रॉस में क्या है, द फ्रंट ऑफ लेग्स ऑफ एन एनिमल। एनिमल के फ्रंट लेग्स को क्या कहते हैं हम, फोर लेग्स कहते हैं, ठीक है। पहला क्या है, कंफ्यूज। क्या है कंफ्यूज का मतलब, क्या होता है, बेविल्डर्ड। मूविंग बैक इन फियर मतलब कॉरिंग। टू से समथिंग विद कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू रिमूव डाउट, उसको क्या कहते हैं, एश्योर करना, एश्योरेंस करना। मेड अ लो साउंड इन द थ्रॉट टू शो एंगर, जब हम अपनी एंगर दिखाते हैं, गले से आवाज निकालते हैं लो साउंड, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोल। चलो, सिक्स, अ डिजिग्नेशन गिव्स, है ना, डिजिग्नेशन जो है गिव्स एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट या ऑनर विदाउट पेमेंट। कैसे, ऑनररी, ऑनर सम्मान जब तक नहीं देते उसके, मतलब अगर आप किसी को ऑनर देना चाहते हो, मतलब क्यों दोगे ऑनर, क्योंकि वो उसकी डेजिग्नेशन ऐसे, मतलब मजिस्ट्रेट है, पीएम सीएम, इस तरह से। चलो सेवंथ करते हैं। अ पर्सन हु सीज समथिंग एंड मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट इन द कोर्ट ना। एट्थ है, रिटेन स्टेटमेंट। जो रिटेन स्टेटमेंट है, हो सकता है लीगल डॉक्यूमेंट भी हो, उसको क्या कहते हैं हम, एफिडेविट कहते हैं। अ रूम जस्ट बिलो द रूफ, एक रूम जस्ट बिलो द रूफ, यूजुअली विदाउट पेमेंट, यूज टू स्टोर थिंग, उसको क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं हम, ठीक है। एक कमरा जो कहाँ होता है, जस्ट बिलो द रूफ, छत से जस्ट नीचे होता है, ठीक है। और क्यों क्यों होता है वो, क्योंकि वहां पर सामान रखे जाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में देखोगे या अपने घर में एक छोटा सा स्टोर रूम बनाते हो ना, कोई सामान खराब हो गया या अच्छा भी है तो वहां पर रखते हो ना, उसको हम एटिक कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा हमारी क्या कहते हैं, हमारी क्या, इस बुक में इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, द अंडरलाइंड वर्ड्स रिलेट टू ह्यूमन बॉडी एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय गेस्चर्स। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। रेखांकित शब्द मानव शरीर और इशारों द्वारा व्यक्त भावनाओं से संबंधित है। पहला है, द पुअर ह्यूमन बींग्स इन द लॉफ्ट मस्ट हैव ट्रेम्बल्ड, मचान में बैठा बेचारा क्या कांप उठा होगा। चलो, आई रेज्ड माई सेल्फ, ग्रोल्ड सॉफ्टली, विच मेड हिम नर्वस, मैंने अपने आप को उठाया, धीरे से गुर्राया, जिससे वह घबरा गया। कौन, जो हमारा हेडमास्टर था ना वो। यस, रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली, हाँ, अध्यापक ने कमजोर ढंग से उत्तर दिया। द चेयरमैन वॉज विजिबली कंफ्यूज्ड एंड बेविल्डर्ड, तो जो चेयरमैन था वो क्या था, भ्रमित था, घबराया हुआ था, भ्रम में था मतलब, और घबराया हुआ था। The underlined words in the above sentence describe different states and moods of a person body language। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिए गए हैं तो वो मानव की मनोदशा का वर्णन करते हैं और शारीरिक भाषा का कर रहे हैं। क्वेश्चन है, गिवन बिलो इन interesting puzzled jumbled words are given for different example of body language, form corrects word by rewriting the letters of each jumbled word। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दिलचस्प पहली है, शरीर की भाषा के विभिन्न उदाहरणों के लिए गड़बड़ शब्द दिए गए हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े आगे पीछे करके दिए हुए हैं, उसको सही करके हमें लिखना है। तो कह रहा है, यू सडनली बिकम रेड, आप अचानक से रेड हो जाते हो, मतलब आपका फेस रेड हो जाता है, बिकॉज शेम और एम्ब्रेसमेंट, शेम फील होता है या एम्ब्रेसमेंट, उसको क्या कहते हैं, शर्माना कहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लश, ब्लश कर रहे हैं फेस उसका। बी पार्ट, यू गिव ब्रॉड स्माइल, अगर ब्रॉड स्माइल करते हो उसको कहते हैं ग्रीन, ग्रीन, सॉरी ग्रीन नहीं, ग्रीन। योर बॉडी शेक्स बिकॉज यू आर फीलिंग कोल्ड, आपकी बॉडी कांपती है क्योंकि ठंड लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, शिविर, शिविर, कंपकपी। पुल, यू पुल योर आईब्रोज टू शो योर यू आर एंग्री और वरीड, तो जब आप चिंतित तो क्या होता है, जब परेशान होते चिंतित होते तो बाहों को खींचते हैं ना, तो जो बाहें हमारे आईब्रो हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉन, तेवर दिखाते हैं।
है ना, एक्टिविटी के दिखाते हैं उसको हम फ्रॉन कहते हैं, शुद्ध हिंदी में समझे तो तेवर कहते हैं हम। यू रेज योर शोल्डर्स टू शो दैट यू डोंट केयर ऑफ आर नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड हो तो आप कैसे शोल्डर उठाते हो ना, तो दोनों शोल्डर को आगे करते हो ना, उसको हम कहते हैं श्रग, है ना। श्रग एक ड्रेस भी होता है जो हम पहनते हैं, मतलब लेडीज जो पहनती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, रोड एंड ग्रॉल्ड और वर्ड्स दैट एक्सप्रेस साउंड मेड बाय एनिमल्स। तो रोड और ग्रॉल्ड ऐसे शब्द हैं जो जानवर द्वारा की गई आवाज को व्यक्त करते हैं। गिवन बिलो आर सम एनिमल साउंड्स, फिल द करेक्ट वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। कह रहा है कि नीचे जानवरों की आवाजें दी गई हैं और नीचे दिए गए वाक्य में सही भरिए। पहला जो है आपके लिए करके दिखा दिया गया है। क्रॉक, चिरपिंग, बार्क्ड, हॉल्ड, नेल्ड, रोड, हुटिंग। तो कर रखा है पहला। द लॉयन क्या करता है, रोड करता है किस पर, हंटर पर, मतलब शिकारी पर। फिर क्या है, द आउल वॉज, जो उल्लू होता है, हियर्ड एट इन नाइट, क्या करता है, रात में सुनता है, उसके लिए हुटिंग, हुटिंग यूज होगा। द बॉय फेल डाउन इन फियर व्हेन द हॉर्स सडनली, तो घोड़ा अपने अचानक से टकरा कर क्या क्या हुआ, लड़का डर के नीचे गिर गया था ना, क्या हो जाएगा, नेट, नेट। द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, अगर मान लो बाघ नहीं पता तो जो कुत्ता था स्ट्रेंजर पर क्या करता है, भौंकता ही तो है। तो ये तो सिंपल सा है यार, आप भी कर सकते हो बड़े आसानी से। द वॉल्व्स इन द जंगल, तो भेड़ी जंगल में क्या करते हैं, दहाड़ते हैं ना, तो भेड़ियों का दहाड़ क्या होता है, हॉल्ड होता है, ठीक है। द ऑफ बर्ड्स वेक्स अप इन द मॉर्निंग, तो जो बर्ड्स चहचहाते हैं ना मॉर्निंग में, उसको क्या कहते हैं, चिरपिंग कहते हैं। फ्रॉग्स ऑन रेनी डॉग्स डेज, सॉरी रेनी डेज में फ्रॉग क्या करते हैं, टर टर टर, उसको कहते हैं क्रॉक। डू यू नो, एन एफिडेविट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट रिटन बाय समवन who wishes to make a statement or a declaration of certain facts. It can also be an affirmation. तो एफिडेविट को हम अफर्मेशन भी कह सकते हैं। एक हलफनामा कानूनी दस्तावेज है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है जो बयान देना चाहता है कि कुछ तथ्य की घोषणा करना चाहता है, मतलब कोई बात बताना चाहता हो, या एक प्रतिज्ञान भी हो सकता है, मतलब अफर्मेशन, हम अफर्मेशन कर रहे हैं। इट कैन बी रिटन इन ऑफिशियल फॉर्म और पेपर और इवन इन प्लेन पेपर, एक इवन ऑन प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हो, कोई नॉर्मल पेपर पे भी लिख सकते हो, एक ऑफिशियल फॉर्म भी हो सकता है इसके लिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द डिक्लेरेशन, तो ये जो डिक्लेयर कर रहा है उसका साइन भी होना चाहिए। The purpose of an affidavit may be to assure the authorities that the person signing नहीं है, ये signing है, it takes full responsibility for his her actions and their conse- consec- consequences in case something goes wrong, and to make sure that no other person is held responsible. It may also be फॉर द पर्पज ऑफ गारंटी, देखो गारंटी होता है ना, गारंटी में इंग लग गया, दैट द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर करेक्ट एंड जेन्युइन। तो कह रहे हैं कि अपने कार्यों और उनके परिणामों, कुछ गलत हो जाता है के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता है, उसका क्या करता है, आश्वासन देता है कि भाई जो भी हो रहा है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, मतलब जो भी चीजें हो रही है मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इसके लिए एफिडेविट लिखा जाता है। यह गारंटी देने के उद्देश्य से भी हो सकता है कि मैंने गारंटी दिया कि हाँ ये ठीक है, या जो भी होगा मैं इसको देखभाल करूंगा, है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं लूंगा। किसी दस्तावेज की सामग्री सही और वास्तविक है, कह रहे हैं कि इसकी भी उद्देश्य बताता है, गारंटी की बताता है कि कोई भी दस्तावेज का जो कंटेंट्स जो लिखा हुआ है वो वास्तविक है, मतलब सही है, जेन्युइन है वो। ए सैंपल ऑफ एन एफिडेविट इज गिवन बिलो, एक नमूना दिया हुआ एफिडेविट का, क्या है, आई मतलब मैं, मीनल गोस्वामी, टू हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट। तो मीना गोस्वामी मैं ये घोषणा करती हूँ, हेयर बाई डिक्लेयर, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया इस एप्लीकेशन में वो सही है। आई फर्दर डिक्लेयर, और इसके आगे मैं डिक्लेयर करती हूँ कि इन केस ऑफ माई फॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट,
अगर मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इनकरेक्ट है तो माई एप्लीकेशन में स्टैंड कैंसल्ड, और मेरा एप्लीकेशन कैंसल किया जा सकता है। एंड दैट आई विल हैव नो राइट टू कंप्लेन और प्लीड, और मुझे शिकायत या याचना करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो साइंड किया गया किसने? मीनल गोस्वामी, उनका रेजिडेंस एड्रेस यहाँ का लिखा हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं 6.3 लेट अस लर्न ग्रामर। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो हम पहले लगाते हैं हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। तो प्रीफिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है एडेड बिफोर अ वर्ड्स, है ना, और जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? चेंज हो जाता है, चेंज इट्स मीनिंग। एग्जाम्पल है रिलेवेंट का मतलब होता है क्या? मीन्स समथिंग सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। अगर हम इर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट इम्पॉर्टेंट, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या सीखा कि अगर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है? एंटोनिम्स भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट, ह्यूमन मीन्स समथिंग विच इज नॉर्मल और नेचुरल टू मैन। मानव का अर्थ क्या होता है? कि मनुष्य के लिए सामान्य या स्वाभाविक है, मतलब हर एक इंसान के लिए कह सकते हो सब सेम है, नेचुरल है ये। इट इज ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स, और यह इंसान है जो कि गलती करता है। ह्यूमन ऑल्सो मीन्स सुइटेबल और फिट फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के साथ हम ह्यूमन बींग्स भी लगाते हैं। इन, यहाँ पर इन जो है ना, अच्छा, व्हेन इन इज एडेड एज अ प्रीफिक्स द न्यू वर्ड्स बिकम्स इन ह्यूमन। जब हम ह्यूमन में इन लगा देते हैं प्रीफिक्स, इसका मतलब क्या होता है? क्रूएल और नॉट फिट फॉर ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन का उल्टा हो जाता है, मतलब जो ह्यूमन नहीं है, मतलब निर्दयी है। चिल्ड्रन वर्किंग इन बीड़ी फैक्ट्री, बीड़ी समझते ही होगे ना, बीड़ी जो सिगरेट होता है, तो इसी तरह बीड़ी भी होता है ना। अच्छा, तो सिगरेट क्या गया मैं, बच्चे जो हैं वर्किंग है कहाँ पर? बीड़ी फैक्ट्रीज में। आर ट्रीटेड इन एन इनह्यूमन मैनर, मतलब ऐसा उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो मानव है ही नहीं, अमानवीय व्यवहार जिसको कहते हैं हम, जानवरों की तरह किया जा रहा है। एक्सरसाइज यहाँ पर कह रहे हैं हमारे पास ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप ए से हेल्प लेकर आपको ग्रुप बी में क्या करना है? प्रीफिक्स लगाना है। तो रेगुलर क्या क्या होता है? इरेगुलर, स्कूल का इंटर स्कूल, टेंशन का हाइपर टेंशन, एक्सेप्टेबल का अनएक्सेप्टेबल, अवेलेबल अनअवेलेबल, ऑनेस्टली ऑनेस्टली का डिस ऑनेस्टली, इंटरेस्टेड डिस इंटरेस्टेड, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आंसरेबल अनआंसरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया। क्या क्या लगाना था? इंटर, इर, अन, को, मिस, एंटी, हाइपर, डिस, ये सारा लगा के हमने कर लिया। ठीक है, इसका हिंदी मतलब आपको पता चल गया होगा, जिसका नहीं है कमेंट करके पूछ सकते हो आप, बाकी डिक्शनरी में देख सकते हो। बी पार्ट, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हम सीखना है, तो पहले हम इनडायरेक्ट के बारे में देखते हैं, जैसा कि बुक में दिया हुआ है। इन आवर डेली in our day-to-day life, there are many instances when we hear something said by a person and then we report the same to another person. This reporting of statements is termed report speech. हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात सुनते हैं और फिर उसे दूसरे व्यक्ति को उसकी रिपोर्ट करते हैं, मतलब एक की बात सुनी दूसरों को बताई। बयानों की इस रिपोर्टिंग को ही तो रिपोर्ट स्पीच कहा जाता है, मतलब एक बंदे की बात दूसरे ने कही, जैसे देखो ए पार्ट बी पार्ट, ए ने इस बंदे को कहा, मतलब सपोज करो ये ए है ये बी है, ए ने बी से कहा, अब बी किससे कहेगा? सी से कहेगा, तो यही तो रिपोर्ट स्पीच है। बाकी आगे हम देखेंगे, समझ आएगा हमें। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि द वन, एक वन मतलब एक कोई इंसान है, हु स्पीक्स इज द स्पीकर, जो बोलता है उसको हम स्पीकर कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा सा फिगर बना रखा है जिसका स्पीकर मतलब ये बोलेंगे, क्या नाम है इनका? मिस्टर राव। एंड द अदर इज क्या? लिसनर, दूसरा जो सुन रहा है वो कौन है? लिसनर है। व्हेन द लिसनर रिपोर्ट्स इट टू अ थर्ड पर्सन इट बिकम्स द रिपोर्टर। अब जैसे स्पीकर ने किससे कहा? लिसनर से, और लिसनर ने किसी और से कहा तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टर बन जाएगा। तो देखो स्पीकर कौन है? मिस्टर राव। लिसनर कौन है? मिस्टर मेहता। तो मिस्टर राव ने मिस्टर मेहता से क्या कहा? आई हैव टू गो टू द टाउन टुडे, मुझे आज टाउन जाना है। तो द स्टेशन मास्टर टेल्स अनदर पर्सन, अब जो स्टेशन मास्टर था मिस्टर रॉ की बात सुनता है तो किससे बताता है? मिस्टर विलियम से बताता है। अब रिपोर्टर बन गई है, पहले क्या चाहिए? पहले ये लिसनर थे, मिस्टर मेहता जो स्टेशन मास्टर थे वो कौन थे? लिसनर थे।
अब वो कौन बन गया? रिपोर्टर। क्यों? क्योंकि वो अब उस मतलब उसका मतलब है स्पीकर की बात, मिस्टर राव की बात अब किसको बता रहे हैं? लिसनर कौन है? मिस्टर विलियम। तो मिस्टर राव की बात किससे बता रहे हैं? मिस्टर विलियम की बता रहे हैं। तो मिस्टर राव टोल्ड मी, मिस्टर राव ने हमें कहा था दैट कि ही हैड टू गो टू द टाउन टुडे, कि उन्हें आज कहाँ जाना था? टाउन में जाना था। तो ये बात यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि टोल्ड मी वर्ड आ रहा है, दैट वर्ड आ रहा है, तो ऐसे हमारे वर्ड जो होते हैं वो इनडायरेक्ट में होते हैं। बाकी हम अभी आगे पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा हमें। अब डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं पहले, सीधा भाषण। मिस्टर राव सेड टू मिस्टर मेहता, ये सीधे बात कह दी इन्होंने, ठीक है। क्या कही? आई हैव टू गो टू द टाउन टुडे, सेड टू मिस्टर मेहता हैव टू गो टू द टाउन टुडे, है ना। दैट डे, जिस दिन कहेगा, जैसे आज 5 दिन बाद कोई बता रहा है उस बात को, तो टुडे थोड़ी ना बोलेंगे, वो बोलेंगे दैट डे। क्या बोलेंगे? दैट डे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होगा? उस रिस्पेक्टेड या जो रिमूव सॉरी रिमूव कह गया मैं, जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और उसका जो वर्ब है ना, उसमें हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी अभी हम समझते जाएंगे, धीरे धीरे हमें बातें क्लियर होती जाएंगी। देयरफॉर द इनडायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट विल बी, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होगा? मिस्टर राव टोल्ड मिस्टर मेहता दैट ही हैड टू गो टू द टाउन दैट डे, तो उन्होंने मेहता से क्या कहा? कि दूसरे दिन शहर जाना है, ठीक है। तो आप समझ रहोगे, बाकी हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, समझ आता रहेगा। जैसे यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, हमें इससे समझ आ जाएगा। फर्स्ट स्पीकर क्वेश्चनर एंड रिपोर्टर। तो फर्स्ट स्पीकर पहला वक्ता क्या कहता है? यू शुड वर्क लेस, आपको कम काम करना चाहिए। तो क्वेश्चनर क्या कहता है? व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा? रिपोर्टर कहता है शी सेड दैट, क्या कहा? आप बता सकते हो, जो भी स्टोरी आपको पता हो लिख दो इसके बारे में। उसका व्हाट डिड शे की जगह व्हाट डिड शी शे, उसने कहा, तो उसने क्या रिप्लाई दिया? शी रिप्लाइड दैट शी नेवर फील्स टायर्ड, उसने रिप्लाई दिया कि वो कभी थका महसूस नहीं करती। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर मिल गया। अच्छा, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो, जो आपकी स्टोरी पता हो या कुछ भी ऐसी बातें आपके साथ हुई हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर शैल वी गो फॉर अ पिकनिक, क्या हम पिकनिक के लिए चल सकते हैं? व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा? तो आप बता सकते हो कि हाँ इसने बता। जैसे आपके पास कॉल आती है, ठीक है, जैसे ए पर्सन ने आपके पास कॉल किया, आप बी पर्सन हो, ठीक है। ए ने आपसे कहा कि हम पिकनिक में जाना है, और अगर कोई फ्रेंड हो तो बताओ, तो हम चलेंगे, ठीक है। तो बी ने क्या किया? अपने तीसरे फ्रेंड सी के पास कॉल किया, यार एक ही कॉल आई थी, तुम चलोगे क्या? हम चलेंगे घूमने, मतलब ए और बी हम चलेंगे, और तुम बताओ चलोगे? तो ऐसे भी कह सकते हैं। या जैसे आप घर पर बैठे हो, कॉल आ गई, ठीक है, आपके पापा के फ्रेंड की ऑफिस से कॉल आ गई कि बेटा पापा से बात कराओ, तो आपने कहा कि पापा तो है ही नहीं घर पर। फिर तब उन्होंने क्या कहा कि पापा आएंगे तो बोल देना कि फैक्ट्री में ये सामान नहीं है, ये लाना है, ठीक है। तो फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फिर पापा आपके आए, जब पापा आए आपके, तो आपने पापा से बात बताई ना कि पापा फैक्ट्री से कॉल आई थी, ऐसी सी बात थी। इस तरह से आप स्टोरीज बना सकते हो, ठीक है। और ये आप खुद से ये पूरा का पूरा जो टेबल है कंप्लीट कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज, नाउ चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, और आपको अब समझ आएगा अच्छे से। मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? आई ऑर्डर, क्या कहा? आई ऑर्डर्ड यू नॉट टू एंटर द रूम, मैंने ऑर्डर किया तुम एंटर मत करो रूम में। द मजिस्ट्रेट सेड दैट, तो ये हमारा क्या है? ये डायरेक्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर इनडायरेक्ट के बारे में देखते हैं क्या है। तो मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? ऑर्डर किया ना, तो ऑर्डर का क्या फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मैंने अभी बताया ना तो ऊपर कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। तो द मजिस्ट्रेट सेड दैट, ठीक है। क्या कहा आप बता सकते हो, ठीक है। तो लिख सकते हो यहाँ पर द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड हिम नॉट टू एंटर द रूम, यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द मजिस्ट्रेट ऑर्डर हिम नॉट टू एंटर द रूम, मजिस्ट्रेट ने उसे कमरे में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। आगे देखते हैं हम। द मास्टर आस्क्ड द पीपल, मास्टर ने लोगों से पूछा, वाई डू यू प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर,
तुम लोग हमें वहां जाने से, मतलब टाइगर के पास जाने से क्यों बचा रहे हो, रोक रहे हो? तो द मास्टर आस्क्ड, है ना, वाई ही वॉज बीइंग प्रिवेंटेड। देखो यहाँ पर प्रिवेंट का क्या बन गया, प्रिवेंटेड। ठीक है, अच्छा पास्ट की बात है तो यहाँ पर क्या यूज हो गया, वॉज यूज हो गया, है ना, फ्रॉम गोइंग नियर द टाइगर। तो ये सारे लास्ट वाले सेम होते हैं। चलो, चेयरमैन सेड टू द सेक्रेटरी, चेयरमैन ने सेक्रेटरी से क्या क्या कहा, टेल मी व्हाट इज इट दैट यू हैव रिटन देयर, मतलब आपने यहाँ पर क्या लिखा है? तो चेयरमैन ने पूछा व्हाट ही हैड रिटन हियर, कि तुमने यहाँ पर क्या लिखा था। ठीक है, आस्क का क्या बन गया, आस्क्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रखना। बाकी आप इजिली करने लग गए हो, अब समझने लगे हो। नहीं आता तो आप इसके आगे कमेंट बताओ, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में एक नया लेक्चर ऐड कर दूंगा। आगे चलते हैं। द मास्टर एश्योर्ड द पीपल, मास्टर ने लोगों को एश्योरेंस दिया कि भाई ऐसा ना डरो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आई कैन टेम द टाइगर, मतलब मैं टाइगर को क्या कर सकता हूँ, वश में कर सकता हूँ। तो टाइगर मास्टर, सॉरी द मास्टर एश्योर्ड द पीपल क्या, दैट ही कुड टेम द टाइगर, है ना। तो कैन का जो पास्ट होता है ना वो क्या होता है, कुड होता है। कैन का पास्ट जो होता है कुड, कैन का मतलब होता है सकता है, और कुड का मतलब क्या होता है, सका। ठीक है, आगे चलते हैं हम। द मास्टर टोल्ड द टाइगर, मास्टर ने टाइगर से कहा डोंट लुक एट देम, उनकी तरफ ना देखो। किसकी तरफ की बात कही थी, इंसानों की तरफ की बात कही थी, किससे, टाइगर से कही थी। फिफ्थ, द मास्टर टोल्ड द टाइगर क्या, द टाइगर नॉट टू लुक एट देम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, मतलब किसी भी वर्ड को शॉर्ट में करके लिखना, तो हम देखेंगे। तो कह रहे हैं कि कॉन्स्ट्रक्शन आर शॉर्ट फॉर्म्स विच आर यूज्ड वेरी ऑफन इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में हमेशा यूज किया जाता है, इनफॉर्मल राइटिंग में यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात याद रखो, इनफॉर्मल राइटिंग में किया जाता है, फॉर्मल में नहीं करते हम। जब हमें कोई फॉर्मल लेटर लिखना होगा ना तो शॉर्ट में हम नहीं लिखते। इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो यू विल नोटिस हाउ टू वर्ड्स गिवन बीन हैव बीन, सॉरी, हाउ टू वर्ड्स हैव बीन कंबाइंड टू मेक वन वर्ड, मतलब हमें दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाना है। नोटिस ऑल्सो दैट एन एपस्ट्रॉफी, यहाँ पर जो ऐसे कॉमा लगाते हैं ना उल्टा ऊपर की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, एपस्ट्रॉफी, इज इंसर्टेड एट द प्लेस ऑफ लेटर विच इज ओमिटेड, जिसको ओमिटेड जो वर्ड हमने वहां पर बनाया गया शॉर्ट, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा आई एम सॉरी आई एम लेट, तो इसको अगर हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी को आई एम सॉरी, आई एम लेट का आई एम लेट। ही हैज कम टू टेक हर बुक्स, तो ही हैज का क्या हो जाएगा, हीज। शी वॉज का, है ना, शी वॉज लेट इन सबमिटिंग हर असाइनमेंट, वॉज शी नॉट, तो यहाँ पर कहेंगे शी वॉज लेट इन सबमिटिंग हर असाइनमेंट, वॉजंट शी, वॉजंट शी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स दिए हैं कॉन्ट्रैक्टिंग के, आप देख सकते हो। ही शी इसका क्या हो जाएगा, ही सीज, एम, योर, वर, वी आर, है ना, दे आर, दे विल, है ना, शिल, कांट, कांट कहते हैं ना, शैल नॉट को शैंट, विल नॉट को वॉन्ट, और कुड नॉट को कुडंट। But in the following question forms, where there is a pronoun in the middle of the verb and not the position of the pronouns gets shifted to the end, तो कह रहे हैं कि ये शिफ्ट नहीं होता, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ब एंड नॉट जो होता है पोजिशन, प्रोनाउन गेट शिफ्टेड टू द एंड। अगर ऐसा होता है तो जो नॉट वाला होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। कहाँ से, देखो एग्जाम्पल करते हैं समझ आ जाएगा। डिड ही या शी नॉट है तो क्या हो जाएगा, डिडंट शी, तो नॉट कहाँ शिफ्ट हो गया, आगे। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये पढ़ते हो ना। तो अगर हमें, ये हमारा कौन सा अफर्मेटिव है, जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट, अगर हमें नॉट नेगेटिव बनाना हो तो क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, प्लस मेन वर्ब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो ये नॉट कहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है।
अच्छा, अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट आता है। तो ये नॉट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हैव के साथ यूज हो जाएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वही है, डिड शी नॉट का क्या हो जाएगा, डिडेंट ही। डज शी या ही नॉट है तो क्या हो जाएगा, डजंट ही या शी। विल शी का क्या हो जाएगा, है ना, वॉन्ट शी ही। वुड का वुडंट हो जाएगा, कैंट, ठीक है, कुडंट। अब समझ गए होगे आप, आसान है ये। आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स वर्ब इन गिवन इन एटेलिक्स। एटेलिक्स में दिया उसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो, कैन नॉट का कांट होता है, बाकी सब पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। आई एम का आई एम हमने पढ़ रखा है। डू नॉट का डोंट होता है। कैन आई नॉट का क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने रूल पढ़ा ना, कैन नॉट एक साथ हो जाएगा, कांट हो जाएगा, है ना, कांट आई बाय मोर आइसक्रीम। द थीफ वॉज इवेंचुअली कॉट। वॉज ही नॉट का क्या हो जाएगा, वजंट ही हो गया। यू आर नॉट का आर नॉट हो जाएगा। आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन एट द पार्टी, तो वी आर का वार, वी आर। शी इज का सी इज, ईजी है। आगे चलते हैं, लेटर्स राइट। फॉर्मल लेटर लिखना है हमें। आफ्टर द इंसिडेंट विद द टाइगर एट द स्कूल, द वरीड पेरेंट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन रोट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, रीड इट केयरफुली। मतलब कि स्कूल में जब भाग साथ घटना हुई, उसके बाद स्कूली बच्चों के चिंतित अभिभावक जो थे, पेरेंट्स से, गार्जियन थे, उन्होंने किसको लिखा, प्रिंसिपल को एक कंप्लेंट लिखा। तो ध्यान से पढ़ते हैं। द सेक्रेटरी, और यहाँ पर डेट है, पहले पोस्ट फिर उसके बाद डेट। डेट को थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, 27/10 एंड 2010। अब ये बुक जब बनी है, कब बनी, 2010 में बनी, इससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। द पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मालगुडी पब्लिक स्कूल मालगुडी, द प्रिंसिपल मालगुडी पब्लिक स्कूल मालगुडी। तो यहाँ पर सेक्रेटरी, ये डेट लिख दिया, पेरेंट्स जो भी एसोसिएशन है उन्होंने किसको लिखा, प्रिंसिपल को लिखा। कहाँ के प्रिंसिपल है, वो एड्रेस और स्कूल का नाम वाम लिख दिया। उसके बाद डियर सर, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सिक्योरिटी मेजर्स एट स्कूल, तो सिक्योरिटी के लिए बात करना चाहते हैं स्कूल में। कह रहे यस्टरडे आफ्टर कमिंग होम आवर चिल्ड्रेन नरेटेड द स्टोरी ऑफ अ रनअवे सर्कस टाइगर हैविंग इंटर्ड द स्कूल कैंपस। तो वही बात कहे ना, जो बच्चों की छुट्टी हो गई थी, घर जाके बच्चों ने अपने माँ बाप से क्या बताया कि एक सर्कस का टाइगर भागकर स्कूल में आ गया था, स्कूल के कैंपस में आ गया था। दिस न्यूज लेफ्ट अस टोटली शॉक्ड। ये न्यूज जो है हमें पूरी तरह से झकझोर देती है ना। दो इट इज रिलायबली लर्न दैट नो वन वॉज हर्ट और अटैक्ड। हालांकि यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि किसी को चोट नहीं लगी। द फैक्ट दैट अ टाइगर could enter the school premises has raised a lot of questions about the safety and security of our children, है ना, whilst they are in school। मतलब हमारे बच्चों के स्कूल में रहते हुए उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बाग परिसर में, मतलब कैंपस में कैसे प्रवेश कर सकता है ना। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ कुड द टाइगर एंटर द प्रेमिसेस, मतलब कैंपस में टाइगर कैसे आ गया। वेयर द गेट्स नॉट केप्ट लॉक्ड, क्या गेट पर ताला नहीं लगा था, मतलब वो लॉक्ड नहीं था। व्हाई डिड द गार्ड ऑन ड्यूटी नॉट रेज अ टाइमली अलार्म, तो जो गार्ड था उसने समय पर अलार्म क्यों नहीं दबाया या नहीं बजाया। व्हाट इफ द टाइगर हैड अटैक्ड द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, क्या होता जब टाइगर बच्चों और टीचर पर अटैक करता। As concerned parents, we would like to know that measures you propose to take to ensure that such incidents do not happen again। तो इससे जो हम माता पिता हैं, हम इससे कंसर्न है और रूप से हम ये जानना चाहते हैं, कंसर्न रूप से हम जानना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या आप उपाय करना चाहते हैं, क्या क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं इसको सही करने के लिए, ताकि आगे से ऐसा कुछ हो ना। We propose that the school authorities meet the local authorities and persuade them to cancel all shows of the circus and order the circus to leave at once। हम प्रस्ताव करते हैं कि स्कूल के अधिकारी स्थानीय अधिकारियों से मिले और उन्हें सर्कस के सभी शो को रद्द करने के लिए राजी करें।
और सर्कस को तुरंत छोड़ने का आदेश दें, नहीं तो ऐसे वहां से जो टाइगर बार बार छोड़कर आता रहेगा। फाइनली यू आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म अस अबाउट द एक्शन टेकन बाय यू इन दिस मैटर। अंत में आपसे अनुरोध है कि इस मामले में आपके द्वारा दी गई या की गई कार्रवाई के बारे में हमें सूचित करें। थैंक यू, योर सिंसियरली पीवी रमन, सेक्रेटरी पेरेंट्स एसोसिएशन इन मालगुडी पब्लिक स्कूल। ये बात इन्होंने कही। तो ऐसे हमें क्या लिखना होता है, फॉर्मल लेटर लिखना होता है। अ फॉर्मल लेटर हैज टू एसेंशियल फीचर्स। तो फॉर्मल लेटर की दो फीचर्स होते हैं, पहला है फॉर्मेट, दूसरा होता है कंटेंट। फॉर्मेट का मतलब स्ट्रक्चर और कंटेंट का मतलब सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर, मतलब उस लेटर में क्या लिख रहे हो आप, कंटेंट जिसको कहते हैं, सामग्री हिंदी में कहते हैं। द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फॉर्मेट, द हेडिंग ऑफ कंसिस्ट ऑफ, हेडिंग में क्या होना चाहिए, राइटर का एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था वहां पर। कोर्टियस ग्रीटिंग और सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूटेशन भी होना चाहिए, जैसे डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर, डियर मिसेस, ये भी होना चाहिए। द सब्जेक्ट लाइन विच हेल्प्स द रीडर टू नो व्हाट द कंटेंट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट लेटर हमने देखा था ना वहां पर, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ये, तो इससे पता चल जाता है कि किस पर्पज के लिए ये लेटर लिखा गया है। द मैसेज कंटेंट बॉडी ऑफ द लेटर, तो एक बॉडी भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी, जो बातें लिखी गई थी, वो बॉडी थी। नेक्स्ट है द सब्सक्रिप्शन ऑफ और कंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल योर ट्रूली, योर सिंसियरली, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या कंक्लूजन कहते हैं। द सिग्नेचर ऑफ द राइटर विद नेम एंड डेजिग्नेशन, जो लिख रहा है उसका नेम क्या है, उसकी डेजिग्नेशन है, मतलब वो क्या सेक्रेटरी है या कोई और है, उसके बारे में बताना होता है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंटेंट, कंटेंट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या वो देखते हैं। द मैटर इज द मैसेज द राइटर विशेष टू कन्वे टू द रीडर, तो मामला वह संदेश है जो लेखक पाठक को देना चाहता है, पाठक मतलब पढ़ने वाला। द स्टाइल ऑफ द लेटर शुड बी फॉर्मल, फॉर्मल लेटर में होना चाहिए। द टोन ऑफ द लेटर शुड बी पोलाइट एंड न्यूट्रल, तो जो टोन है मतलब जो आपका लहजा है ना, वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट, विनम्र होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि अगर जो सही काम हुआ ना उसको भी बोलो नहीं ये गलत किया बंद कराओ, ऐसा नहीं कहना, है ना। न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। एक वर्ड होता है यहाँ पर बायस, बायस का मतलब होता है किसी एक तरफ, तो बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। बायस का मतलब एक तरफ। चलो, यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेजेस, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेजेस हमें यूज करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिया आपने इंग्लिश के और पाठक को, रीडर को समझ ही ना आए, है ना, और वो गुस्से में पढ़े ही ना, रख दे ऐसे ही फाइल आप या जो भी लेटर लिखा आपने। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, तुरंत पॉइंट टू पॉइंट बातें करो, ऐसा नहीं घुमा फिरा के बातें करो ना, सीधे सीधे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, सीधे पॉइंट ऑफ टू द पॉइंट बताता हूँ, बात खत्म, ठीक है, ऐसे करना है। हाँ, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट करके बताओ, मैं सारा क्लियर करूंगा। इस तरह से करना है हमें। एक्यूरेसी, देयर शुड बी नो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो आप समझ सकते हो। अच्छा, फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपकी आइडिया जो है वो अरेंज होनी चाहिए लॉजिकल ऑर्डर में, एक लॉजिक में बताना, ऐसा नहीं कि अभी एक बात बता दी फिर कोई और बात बता रहे हो, फिर पहले की जो बात थी उसको यहाँ पर बताने लगे दोबारा से, ऐसा नहीं है, फ्लो में बताना है, ठीक है, फ्लो अच्छा होना चाहिए। एक्सरसाइज है, कह रहा नाउ इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ मालगुडी पब्लिक स्कूल, यू हैव जस्ट रीड द अबव लेटर, आपने जस्ट अभी ये लेटर पढ़ा, क्योंकि प्रिंसिपल को तो मिलना था, प्रिंसिपल आप हो और उन्होंने पढ़ा। राइट द सुटेबल रिप्लाई टू द सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी जो भी जिसने लिखा है ना, उसको आप रिप्लाई दोगे। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मालगुडी पब्लिक स्कूल, जो सेक्रेटरी था उसको। इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन योर लेटर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो देखते हैं। एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ देयर लेटर, मेंशन द डेट टू, और डेट भी मेंशन करना है, और आप वो बताओगे कि हाँ भाई आपका जो लेटर है वो मुझे मिल गया। मेंशन द स्टेप्स यू प्लान टू टेक टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, तो आप ये भी बताओगे कि आप क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो। inform him about the steps you have taken to bring the matter to the attention of the local authorities, मतलब क्या है, मामले को ध्यान में रखने के द्वारा किए गए जो कदम उठाए गए हैं पूरी तरह से किसको सूचित करें, स्थानीय अधिकारी को। थिंक 2 और 3 सुटेबल आइडिया, 2-3 और आइडियाज देकर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर लेटर लिखा है, लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द सेक्रेटरी पेरेंट एसोसिएशन मालगुडी पब्लिक स्कूल,
द सेक्रेटरी। अब यहाँ पर उसका रिप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पर डेट भी लिख दिया। डेट मैं पहले बता रहा था ना कि डेट क्या थोड़ी दूर पर लिखते हैं हम, ठीक है, वहां पर थोड़ा टाइपिंग एरर था, पास पास हो गया था। सर, उसके बाद लिखते हैं आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड 27/10/10 इन विच यू हैव एक्सप्रेस योर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि दिनांक 27/10/2010 को जो पत्र प्राप्त हुआ था उसमें, जिसमें आपने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की थी। द स्कूल हैज एडेक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स एंड इंसिडेंट्स लाइक ए टाइगर। तो स्कूल में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और परिसर में बाघ के भटकने जैसी घटनाएं अक्सर नहीं होती हैं। वी आर fortunate indeed that no outward incident happened when the tiger was in campus. Such incidents are rare, but we shall not take the matter lightly. ये कह रहे हैं कि हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि जब बाघ परिसर में था तब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ऐसी घटनाएं दुर्लभ हैं, मतलब कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन हम इस मामले को हल्के में नहीं लेंगे। द स्कूल मैनेजमेंट इज इक्वली कंसर्न्ड एंड हैज ऑर्डर्ड द इमीडिएट रेजिंग द स्कूल बाउंड्री वॉल्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन जो भी है वहाँ का मैनेजमेंट है समान रूप से चिंतित है। जैसे आप चिंतित हो, मैं चिंतित हूँ, उस तरह से स्कूल का प्रबंधन भी चिंतित है और उसने स्कूल की 4 दीवारी बाउंड्री को तत्काल बनाने का निर्देश दिया, आदेश दिया। और क्या किया, सीसीटीवीज आर ऑल्सो बीइंग ऑर्डर्ड बाय द प्लेसमेंट ऑन द कैंपस। तो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, वहां पर आदेश दे दिए गए हैं। आई हैव रिटेन अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा है टू द लोकल अथॉरिटीज को, हाईलाइटिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस मैटर, कि ये जो मैटर है इस पे सीरियस रहो, ठीक है। आई हैव रिक्वेस्टेड देम नॉट टू गिव परमिशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रन entertainment shows involving animals as it is not only dangerous but also unethical। कह रहे हैं कि मैंने इस मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए स्थानीय अधिकारियों को पत्र लिखा। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि किसी भी संगठन को जानवरों से जुड़े मनोरंजन शो चलाने की अनुमति ना दें, क्योंकि यह न केवल खतरनाक है बल्कि अनैतिक है ना, अनएथिकल है। आई हैव ऑल्सो फॉरवर्डेड अ कॉपी ऑफ योर लेटर ऑफ देयर इंफॉर्मेशन। मैंने आपके पत्र की एक प्रति, मतलब एक कॉपी उनकी जानकारी के लिए भी भेज दिया कि आप लोग ऐसा चाहते हो और ऐसा करो आप। आई एम श्योर दैट with the corporation of all those concerned we will be able to ensure better security for our children। तो मुझे विश्वास है कि सभी संबंधित लोगों के सहयोग से हम बेहतरी सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे और हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हम करेंगे। थैंकिंग यू, मतलब धन्यवाद हो, योर सिंसियरली प्रिंसिपल मालगुडी पब्लिक स्कूल। लेट अस डू 6.3 इमेजिन फॉलोइंग सिचुएशन। इमेजिन करना है सिचुएशन, क्या सिचुएशन देखते हैं। वन डे यू फाइंड ए स्मॉल पप लाइंग abandoned in a drain. You decide to bring it home and take care of it. एक दिन आपको छोटा सा पिल्ला नाले में पड़ा मिला और आप उसे घर लाने के लिए उसकी देखभाल करने का निर्णय करते कि आप घर लेकर जाएंगे और उसका ख्याल रखेंगे। When you come home and tell everybody about your decision to keep it as a pet, everyone reacts differently। तो जब आप लेकर आते हो पालतू जानवरों के रूप में रखने के लिए निर्णय बताते हो तो सभी का जो प्रतिक्रिया था, रिएक्शन था, वो अलग अलग था। द टेबल बिलो गिव्स द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड डिस्क्राइब्स ईच मेंबर्स टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड। तो नीचे की जो टेबल है सदस्यों का नाम देती है और उनका क्या स्वभाव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डू अ रोल प्ले विद योर फ्रेंड्स, तो एक फ्रेंड के साथ भी आप रोल प्ले करो। अलॉट द रोल्स ऑफ द डिफरेंटली फैमिली मेंबर्स एज गिवन इन द टेबल अमंग योर फ्रेंड्स। तो जो परिवार के विभिन्न सदस्य की भूमिका अपने मित्रों में बांट दें, जैसे कि आप भाई बन जाओ, बहन बन जाओ, इस तरह से सभी को सबकी भूमिका दे दो, सबको अपना अपना रोल दे दो। फिर कह रहे हैं एक्सप्लेन ईच कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करो, टेम्परामेंट करो and attitude to him her. What do you think each one would say and what would be your reply to each one? तो क्या लगता है आपको
है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या कहेगा और प्रत्येक को, हर एक को आपका क्या उत्तर होगा, मतलब क्या उत्तर मिलेगा। तो कह रहे हैं कि द फर्स्ट सिचुएशन, मतलब राइट द रिस्पॉन्सेज इन द टेबल बिलो, द फर्स्ट सिचुएशन हैज बीन डन एज एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि यहाँ पर टेबल में दिया होगा, पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो कह रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स क्या कहेंगे, ओपन द न्यू आइडिया, है ना, ओपन द न्यू आइडिया टेम्परामेंट है, वट दिस क्या कहेंगे यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द पप इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। योर रिप्लाई टू ईच मेंबर, क्या करोगे आप, यस ग्रैनी आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट, मतलब उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। मदर क्या कहती है, आप अपनी मम्मी से पूछो, फिर यहाँ पर लिखो, ठीक है। फादर क्या कहते हैं, लिखो, है ना। सिबलिंग मतलब भाई बहन जो है वो क्या कहते हैं, वो लिखो। एनी अदर फ्रेंड्स, आप काउंट कर सकते हो एनी अदर में, किसे काउंट कर सकते हो, फ्रेंड्स को, ठीक है। फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप बना सकते हो खुद से। ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम आगे चलते हैं। वट यू हैव लर्न, चलो फाइनली आया ये, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। वट यू हैव लर्न, हमने क्या सीखा, इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी द ऑथर हैज अगेन emphasized that animals do not attack unless they are deprived or of food or are teased, and that our fear of animals arises out of our inability to understand them। कहानी के इस भाग में लेखक ने फिर इस बात को जोर दिया है कि जानवर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें भोजन से वंचित नहीं किया जाता, मतलब उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता तब तक, या उन्हें छेड़ा नहीं जाता, टीज नहीं किया जाता। और जानवरों का हमारा डर उन्हें समझने की हमारी अक्षमता को उत्पन्न करता है। मतलब क्या है, फूड और टीज एंड आवर फियर्स एनिमल अराइजेज आउट ऑफ आवर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड देम। ये हिंदी पढ़ ली मैंने। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में तो, है ना, द मास्टर हैज थ्रूली tamed the tiger and is sure that no one will come to harm. The magistrate and the teacher do not believe him. तो इस कहानी में हालांकि मास्टर ने बाघ को पूरी तरह से वश में कर लिया है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नुकसान नहीं आएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट और शिक्षक उस पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। यू हैव लर्न टू टाइगर इज हाइडिंग आफ्टर मेकिंग हिम साइन अ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल एन एफिडेविट, ठीक है। तो आपने देखा कि मजिस्ट्रेट मास्टर को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देता है जहां पर बाघ छिपा हुआ है, और उसने हलफनामा नामक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे जाने देता है। वी कॉल आवर सेल्फ इलिटरेट, वी कॉल आवर सेल्फ लिटरेट एंड एजुकेटेड, हम अपने आप को क्या कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं और सभ्य कहते हैं। बट आवर नॉलेज अबाउट एनिमल्स इज लिमिटेड, लेकिन हमारी जो नॉलेज है जानवरों के प्रति बहुत कम है, लिमिटेड है। आवर आइडियाज, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं, एंड फियर्स अबाउट एनिमल्स, जो एनिमल के बारे में डर है ना, जो हमारे आइडियाज हैं, हमारे सोच है जो कि एनिमल से हमें डरना चाहिए, आर बेस्ड ऑन दिस लिमिटेड एंड ऑफन इनकरेक्ट नॉलेज। तो ये क्या है, विचार और भय इस सीमित और अक्सर गलत ज्ञान पर आधारित है, मतलब जो हम बातें सोच रहे हैं ये क्या है, गलत है। कह रहे सजेशन रीडिंग राइटिंग देखने के लिए, स्टोरीज फ्रॉम द हिटोपेडेशिया, जटाका टेल्स, पंचतंत्र, एसोप्स फेबल्स etc। यहाँ से सुझाव दे रहे हैं कि वहां से रीडिंग करो। सम राइटर्स हु हैव यूज्ड एनिमल एज कैरेक्टर इन देयर स्टोरीज एज, बहुत सारे ऐसे राइटर थे अपनी स्टोरी में एनिमल्स को बताया गया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, जैक लैंडन एंड जेम्स हैरियट। अच्छा, आपने अभी गिल्लू चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी में, है ना। हिंदी अगर आपने ले रखा तो हिंदी में गिल्लू चैप्टर है, जिसको किसने लिखा, महादेवी वर्मा ने लिखा था, ठीक है। महादेवी वर्मा ने लिखा था, गिल्लू गिलहरी के बारे में था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जो एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में लिखते हैं। डिस्कवरी चैनल देख सकते हो, एनिमल प्लेनेट देख सकते हो, नेशनल ज्योग्राफिक देख सकते हो। इसके लिए मूवीज भी दे रखी है, क्या है, बॉर्न फ्री विली, ठीक है। और एक अभी मैंने अपना आपको लेटेस्ट मूवी आई थी ना, क्या नाम था, शेरनी, विद्या बालन की, वो भी देख सकते हो, टाइगर पर ही है। चलो टर्मिनल क्वेश्चन करते हैं हम। गिवन बिलो इज अ समरी ऑफ द स्टोरी यू हैव रीड सो फार, कंप्लीट द समरी विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। तो आपके द्वारा अभी तक पढ़ी गई कहानी का सारांश नीचे दिया गया है, बॉक्स में दिए गए शब्दों और वाक्यांशों की सहायता से सारांश को पूरा करें। यहाँ पर ये सारा है,
मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है और इसकी हिंदी भी लिख रखी है, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से समझ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी यहाँ पर कर रखा है, उसकी हिंदी है, बड़ी आसानी से समझ जाओगे अगर आपने बहुत अच्छे से स्टोरी को समझ रखी है। ठीक है, ये भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आता। अगर कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आपको 100% रिजल्ट लाना है इंग्लिश में, इस तरह से पढ़ाई करो। चलो, थर्ड क्या है? द मास्टर डिलिबरेटली, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, रोड द एफिडेविट इन संस्कृत, जानबूझकर संस्कृत में लिखता है। द मजिस्ट्रेट कुड नॉट रीड और अंडरस्टैंड संस्कृत, मजिस्ट्रेट था, संस्कृत को पढ़ और समझ नहीं सका। ही वॉज एंग्री, है ना, क्रोधित था। ही कुड हैव ऑर्डर्ड द मास्टर टू राइट इट अगेन इन इंग्लिश और हिंदी, बट ही हैड नॉट डू सो। वाई? मतलब मजिस्ट्रेट संस्कृत को नहीं समझ सकता था, रूठ गया था, नाराज हो गया था, गुस्से में था। वह मास्टर, मतलब मास्टर को इसे फिर से अंग्रेजी या हिंदी में लिखने का आदेश दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? तो यहाँ पर हिंट दिया है, आप हिंट से भी समझ सकते हो, आंसर भी है। ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि उसने बोला था कि जो संस्कृत है ना, बहुत सारी भाषाओं की क्या है, माँ है। ठीक है, और हमारे जो देवी देवता थे, गॉड थे, है ना, वो सारे के सारे क्या है, संस्कृत यूज करते थे। ये सारी बातें सोचकर मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं बोला, एक्सेप्ट कर लिया था। यही तो हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। ये पार्ट, संस्कृत इज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स बट ऑल्सो वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। संस्कृत ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्चर और गॉड की लैंग्वेज है, साथ के साथ क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की भी। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होल्डिंग ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर है ना, हो। ही कुड नॉट शो डिसरिस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंट्री, तो मजिस्ट्रेट क्या चाहता है कि अगर वह बोलेगा कि हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी नहीं है ना। मतलब क्या है कि उसकी बेइज्जती करेगा कि यार आप इतने अच्छे पोस्ट पर हो और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको ठुकरा रहे हो। इसलिए उसने, मतलब मजिस्ट्रेट ने कुछ भी नहीं बोला था, डिसरिस्पेक्ट की वजह से नहीं बोला था। बी पार्ट है, ही फेल्ट दैट इफ ही कन्फेस्ड हिज इग्नोरेंस ही वुड बी लाफ्ड एट, मतलब उसे लगा कि अगर उसे अपनी अमानता को कबूल कर लिया तो वह हंसेगा। फोर्थ है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी डिड यू फाइंड फनी एंड वाई, कौन सी मतलब स्टोरी में कौन सा ऐसा इंसिडेंट जो आपको फनी था और क्यों था। 30-40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है क्या है, वी ऑल लुक एट एन इशू फ्रॉम आवर ऑन पर्सपेक्टिव, मतलब हम सभी अपने मुद्दे को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आवर पर्सपेक्टिव डिफर ऑन अकाउंट ऑफ आवर टेम्परामेंट, ठीक है, अवेयरनेस, नीड्स, एक्सपीरियंस, लेवल ऑफ मेच्योरिटी और स्टेटस etc। कह रहे हैं हमारे स्वभाव, जागरूकता, जरूरतों, अनुभव, परिपक्व मतलब मेच्योरिटी, स्थिति, पोजीशन पर हो, या हम किस जगह रह रहे हैं, कैसे क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या है, उसके हिसाब से हम अपनी बातों को सोचते हैं, है ना। कह रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग बोथ पार्ट्स, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ने के बाद स्टोरी, वी सॉ हाउ डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग द मजिस्ट्रेट रिएक्टेड टूवर्ड द टाइगर, मतलब दोनों को पढ़ने के बाद हमने देखा कि मजिस्ट्रेट भी, विभिन्न लोगों ने भी बाघ के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिफ्थ है, डू यू थिंक द मजिस्ट्रेट वॉज राइट इज नॉट अलाउइंग द मास्टर टू एंटर द हेडमास्टर्स रूम, आपको लगता है कि मजिस्ट्रेट ने मास्टर को हेडमास्टर के कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया? तो आंसर है, आई थिंक दैट द मजिस्ट्रेट वॉज रॉन्ग in not allowing the master to enter the headmaster's room, because when the master has informed that he trains tiger for a circus and that he knows that tiger, there is no rule stating that a human is not allowed to go close a tiger. Tiger do not attack anybody, है ना, unless it's hungry or it feel like the person is going to harm it। मतलब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मजिस्ट्रेट ने मास्टर को हेडमास्टर कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि जब मास्टर ने सूचित किया कि वह बाघों को सर्कस के लिए प्रशिक्षित करता है और वह उस बाघ को जानता है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो बताता हो कि किसी इंसान को बाघ के करीब जाने की इजाजत नहीं है। बाघ किसी भी शरीर पर
किसी के शरीर पर तब तक हमला नहीं करते जब तक वो भूखा ना हो या उसे ऐसा महसूस ना हुआ कि व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाता हो। मतलब जब बाघ डरेगा उसे लगेगा कि मानो उसे उसको मारना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तब करेगा। मतलब जब वो उसे मतलब जो टाइगर को लगेगा कि मानो उसे मार रहा है या भूखा रहा है, तभी वो रिएक्शन देगा, बाकी करेगा ही नहीं। 6 है कंप्लीट द टेबल। अब ये टेबल आप खुद से करोगे, आपकी बुक में पीछे आंसर दिया, बहुत बड़ा है, करने का कोई फायदा नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। 7th है यू मोस्ट हैव हियर द ऑफ्ट कोटेड प्रोवर्ब, है ना, ऑफ्ट कोटेड प्रोवर्ब आपने पढ़ा है, डोंट ट्राई द पेशेंस ऑफ ए काम मैन और बिवेयर द wrath ऑफ ए पेसेंट मैन। मतलब आपने अक्सर कही जाने वाली कहावत सुनी होगी, एक शांत आदमी की धैर्य की कोशिश मत करो या एक धैर्यवान आदमी की क्रोध से सावधान रहो, ऐसी बातें सुनी होगी। इफ समवन प्रोवोक्स अ काम कूल एंड पेशेंस मैन बियॉन्ड दिस लिमिट्स इवन ही विल रिटेलिएट इन एंगर है, री रिटेलिएट इन एंगर। तो कह रहे हैं इसका मतलब है कि इसकी एक सीमा है, किसी का धैर्य, यदि कोई शांत और धैर्यवान व्यक्ति उसकी सीमा को उकसाता है तो क्या होगा, क्रोध से प्रतिशोध करेगा, क्रोध से प्रतिशोध लेगा। ये द टाइगर डेंजरस, क्या टाइगर डेंजरस है, हो सकता है। थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 सच सिचुएशन, वन सिचुएशन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बाद 3 आपको करने हैं। सॉरी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल हमने देखा नहीं, एग्जाम्पल यहाँ पर है। इफ द क्राउड मतलब जो भीड़ है, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हैड स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन एट हिम, अगर जो भीड़ थी छिपने के बजाय टाइगर के ऊपर पत्थर फेंकने लगती तो क्या होता, है ना। तो एक पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं यहाँ पर। चलो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। पहला है इफ द क्राउड्स इंस्टेड ऑफ हाइडिंग हैड स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, ये तो हो गया। बी पार्ट, इफ ही वाज केप्ट हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, हो सकता है वो भूखा होता तब भी ऐसा कर सकता था, है ना, काफी लंबे समय तक भूखा होता था तो अब भी ऐसा कर सकता था। सी इफ ही इफ हिज मास्टर हैड स्टार्टेड कैनिंग हिम इन एंगर, ठीक है, मतलब क्या अगर मालिक उसे गुस्से से पीटना शुरू कर देते तब क्या होता। डी पार्ट, इफ द चिल्ड्रेन हैड टीज्ड हिम, अगर बच्चे उसे छेड़ते तब क्या होता। इफ एनी अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू टाई अप विथ टाइगर्स लिम्स, यदि बाघ के अंगों को बांधने का कोई प्रयास किया होता तो क्या होता। ठीक है, ये लास्ट था और ये चैप्टर हमारा खत्म। ये बहुत बड़ा चैप्टर था तो थोड़ा पेशेंसली पढ़ना आप, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 अगली वीडियो में।